बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा छठा चैप्टर फ़िलासफ़ी का, जो कि कल हमारा एंड हुआ था। आज इंटरव्यू के हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इंशाअल्लाह ताला उनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जो मेरे माइंड में हैं वो मैं करूँगा, जो आपके माइंड में होंगे आप भी पूछ सकते हैं बाद में। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़िलासफ़ी से। व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी इन, या आप यूँ कह लें, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू डिफ़ाइन फ़िलासफ़ी इन अ वेरी सिंपल वे। बहुत ही आसान अल्फाज में आप फ़िलासफ़ी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? कौन करेगा जी? जी, फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन कौन बता रहे हैं? सर मैं बताऊं। जी बताएं। स्टडी ऑफ नेचर, हम्म, cause, principles of reality, knowledge and values with logical reasoning, or we can say that the rational investigation of truth is called philosophy. हाँ जी, बहुत अच्छे, वेल डन जी। फ़िलासफ़ी के तीन बेसिक एरियाज़ कौन से हैं? कौन बताएगा? एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। एंड ओंटोलॉजी को हम मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। ये एरियाज़ किस चीज़ से रिलेटेड हैं? कौन से चीज़ हम इनके अंदर ओंटोलॉजी, इन्वेस्टिगेट करते हैं? जी, नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी, एंड एक्सियोलॉजी, एथिक्स। और फिर इनकी डिफरेंट वैल्यूज, मतलब फिर इनकी दो टाइप्स भी हैं फर्दर, एथिक्स एंड एस्थेटिक। एथिक्स और एस्थेटिक में क्या डिफरेंस है? जी, एथिक्स ह्यूमन कंडक्ट सर मैं बताऊं। एंड गॉड। जी बताएं। एंड और एस्थेटिक में है जी ब्यूटी, ऑनेस्टी, जैसे जिनको हम मतलब ना देख नहीं सकते। ऑनेस्टी जो है वो वैल्यूज़ के अंदर आएगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑन्टोलॉजी एंड मेटाफिज़िक्स? सर ओंटोलॉजी का Can be the other name of metaphysics. There is no difference between ontology and metaphysics. जी, योर आंसर इज़ नॉट करेक्ट। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर ऑन्टोलॉजी? नहीं, जो मेटाफिजिक्स है वो ब्रॉडर टर्म है, जबकि ओंटोलॉजी है वो है शॉर्टर है, छोटी है टर्म, उसकी हम कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पूरी यूनिवर्स का बारे में इल्म जो होगा, तो ये हम कह सकते हैं कि ये मेटाफिजिक्स है। जबकि इसमें हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है कि एक मैन की रियलिटी क्या है, या इस ऑब्जेक्ट की, या प्लांट्स की, या इस तरह हम कुछ कह सकते हैं। तो फिर ये जो होगा ये स्टारों की, या इस तरह मतलब उसमें जो छोटी टर्म्स या छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो ये फिर ओंटोलॉजी में आ जाएगा। यस, ये दोनों रियलिटी से डील करते हैं। जो मेटाफिज़िक्स है ये ब्रॉडर टर्म है। मेटाफिज़िक्स डील करती है मेन ऑब्जेक्ट से। जैसे फ़र्ज़ करें व्हाट इज़ यूनिवर्स है, अब यहाँ, या व्हाट इज़ वर्ल्ड है, दुनिया क्या है, या व्हाट इज़ यूनिवर्स, यूनिवर्स के। अब ये एक मेजर एरिया है, ठीक है। अब यूनिवर्स के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है ये ओंटोलॉजी होगी। अब इस यूनिवर्स के अंदर जो पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ओंटोलॉजी कहलाती है। दोनों रियलिटी से डील करते हैं, लेकिन मेटाफिज़िक्स की समझ लें कि उसके अंदर आती है ओंटोलॉजी। मेटाफिज़िक्स ब्रॉडर है, ओंटोलॉजी। सर मैंने जी कहीं पढ़ा था सर कि इसके एग्जांपल ओंटोलॉजी जो है है। वो एक टाइप है मेटाफिजिक्स की। जी जी जी, बिल्कुल। जी जी सर। सर सर जैसे टाइप है साइंसेज ना। में होता है। जी जी सर जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। सर ये लार्जर है ना। और जी जी इसके अंदर फिर कितनी ज्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं, फिर जब हम जी, साइंसेज की बिल्कुल। आगे की मतलब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फिर आप इसी तरह बिल्कुल मेटाफिजिक्स और। यस, आप जी समझ सर। लें कि साइंस सिंपली, मतलब मैं समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपने ये एग्जांपल वहाँ पे दे नहीं सकते इंटरव्यू में कि साइंस जो है, फ़र्ज़ करें ये मेटाफिज़िक्स है, बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये जो है वो ओंटोलॉजी। मैंने इसकी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल कल ही आपको दी थी कि मेरा घर, हाउस, ये जो है एक मेजर ब्रॉडर चीज़ है।
तो ये क्या कहलाएगी? मेटाफिज़िक्स। अब मेरे घर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, कमरे हैं, लॉन है, गैराज है, एट्सेट्रा, ये चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाएंगी? ऑन्टोलॉजी। तो मेजर यानी व्हाट इज़ यूनिवर्स, यूनिवर्स या वर्ल्ड, ये क्या कहलाएंगे? किसको रिलेट करेंगी? सर मैं किसके अंदर आएंगी? बता दूं? ये आएंगी, जी जी बताइएगा, एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट करने दें। ये आएंगे मेटाफिज़िक्स और इसके जो कंपोनेंट हैं वो ऑन्टोलॉजी में। जी अब आप फरमाइए। जी सर metaphysics means study of reality and ontology means study about reality. Metaphysics is a broad concept, यानी कि metaphysics में हम reality को सर्च करते हैं, यानी कि बिल्कुल उस खालिस चीज़ को ढूंढते हैं, जबकि ontology है ना वो उसकी टाइप है, यानी कि एक चीज़ आ जाती है फिर उसके बाद स्टडी करते हैं, यानी कि सिंपली मेटाफिजिक्स स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स में स्टडी ऑफ रियलिटी एंड ontology में स्टडी अबाउट रियलिटी। यस, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि हम एपिस्टेमोलॉजी या एक्सियोलॉजी या ओंटोलॉजी को क्लासरूम में अगर हमने इसको टीच करना हो या इसके अबाउट स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देनी हो तो कैसे देंगे? वन बाय वन एपिस्टेमोलॉजी के बारे में कैसे देंगे, इसी तरह एक्सियोलॉजिकल अप्रोचेस क्या हम यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह ओंटोलॉजिकल। जी कल मैंने इन सवालों के जवाब भी दिए थे खुद भी। जी प्लीज़ सर क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज़। क्वेश्चन मेरा है कि आप एक्सियोलॉजी को क्लासरूम में कैसे यूज़ करेंगे या टीच करेंगे? जी सर हम लोग values जैसे कि टीचर के करैक्टर से बच्चा सीख रहा होता है या वैसे कोई वैल्यू के जैसे वन बाय वन। जी हिना। सर वैल्यू सिखाएंगे कि मतलब वैल्यूज किस तरह, जैसे क्लास में अगर टीचर पानी जो है वो बैठ के पीता है तो बच्चे भी उसे देखकर ही जो है वो पीते हैं। मोरल डेवलपमेंट है, एथिकल वैल्यूज है, रूल्स हैं, ये मतलब आजकल भी मतलब ये चीज जो है वो एक्सियोलॉजी से ही रिलेट कर रही है। सारी इथिक्स है, मोरालिटी है, वैल्यूज हैं, ये जो हमारी सारी चीजें हैं ये एक्सियोलॉजी से जो है, जो हम अपने इस्लामिक स्टडी वगैरह जो है ये सारी चीजें जो है वैल्यूज, ये भी हम एक्सियोलॉजी से जो है वो रिलेट करते हैं ना। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से जो है ये रिलेट करता है ना, ट्रूथ क्या है। जैसे हम कोई भी हम नॉलेज या इंफॉर्मेशन या किसी चीज के बारे में जो है रियलिटी बताते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। इसमें हम जैसे रिलेटेड टू गॉड के अल्लाह ताला ही जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, तो इसमें भी ये चीज जो है एपिस्टेमोलॉजी में जो है वो आ सकता है ना। मेटाफिजिक्स जैसे कि जो है वो लार्ज इसमें मेटाफिजिक्स ओंटोलॉजी से रिलेट करता है ये, और ओंटोलॉजी जो है वो मेटाफिजिक्स की जो है वो ब्रांच है। मेटाफिजिक्स को हम इस तरह कह सकते हैं जैसे हम साइंस फिजिक्स का सब्जेक्ट अगर हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो लार्जर है, फिजिक्स के अंदर या बहुत मतलब जैसे हम मैट्रिक लेवल पे सब्जेक्ट पढ़ते हैं या दूसरे सब्जेक्ट हैं साइंस के, उसके अंदर फिर आगे कितने ज्यादा जो है सब्जेक्ट, जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो फिर ब्रांचेस आती है और हम पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें जो है इससे रिलेट करती हैं। थैंक यू सो मच। सर ये भी तो है ना कि जैसे चाहे? ओंटोलॉजी में रियलिटी है, जैसे सूरज टाइम पे निकलता है, जी 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 आप जैसे सूरज के टाइम पे निकलना, मतलब ये जो यूनिवर्स जो मतलब एक दिन की रियलिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, जैसे दिन और रात का कि अब ये तो नहीं कह सकते दिन तो वो टेक्नोलॉजी जी मेरा सवाल दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, मैं 1 by 1 3 क्वेश्चन चने बना लेते हैं कि आप ओंटोलॉजी को क्लास में कैसे टीच करेंगे? जी कौन बताएगा एग्जांपल्स के साथ? सर लीफ जैसे कोई भी पत्ते की कोई एग्जांपल अगर रियलिटी अगर चीज दिखा के जब डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं तो वो फिर रियलिटी ओंटोलॉजी ही पढ़ा रहा होगा सब्जेक्ट। जैसे कोई भी ब्रांचेस कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो करके जब दिखाना रियलिटी में जो है आता है। जी कोई और? सर मैं बताऊं? जी रियलिटी ये होता है कि हकीकत क्या है। हम बच्चे को ये कह सकते हैं कि हमारा जो खालिक है वो कौन है,
ये दुनिया कैसे वजूद में आई, इंसान कैसे आया, इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है, आखिरत में क्या होगा, हकीकत मतलब कि एग्जैक्टली। व्हाट इज रियलिटी। तो इस तरह हम लोग बहुत ये अच्छा ये जवाब है एग्जांपल दे जी, ये सकते जवाब हैं। नोट कर लें सारे स्टूडेंट्स, बहुत ही परफेक्ट आंसर थैंक यू है। सर। अच्छा, अगला मेरा इसी से सवाल है, आपके जवाब से सवाल है कि हम अल्लाह ताला के बारे में बताएंगे, कायनात के बारे में, कैसे बनी, इंसान कैसे बना, आने का मकसद क्या है। तीन हमारे पास एरियाज़ हैं फ़िलासफ़ी के, नॉलेज, वैल्यूज़ एंड रियलिटी। हम अपने बच्चों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से एरिया से अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं जी? हम उन्हें एक्सियोलॉजी से मेरे ख्याल में ज़्यादा हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कैसे? वैल्यूज फॉर से। एग्जांपल, मिसाल से पर बताएं। हम जब वैल्यूज, जैसे अब जैसे बड़ों का एहतराम करना है, छोटों से है, फिर इस्लाम भी जब आप क्लास में इंटर हो तो इस्लाम करें, पानी जैसे पीना, वो हम एक, ये हमारे करिकुलम की चीज़ें हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन टीचर उन्हें ये चीज़ें सिखा रहा होता है। ठीक है, थैंक यू जी। कोई और इस सर पे जवाब एविडेंस देना है चाहें? सर मैं बताऊं? जी सर सर हमारा जो मजहब इस्लाम है, जी, सायरा बताएं, फिर बाद में हिना। जी सर। जी जी सर, हमारा मजहब इस्लाम है ना, इसमें वैल्यूज जो है ये प्री डिटरमाइंड है, और हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि अगर हम इन वैल्यूज को ओबे करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा। ये आखिरत में जन्नत और जहन्नम का कंसेप्ट है। इस तरह हम अपने मजहबी लिहाज से जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल होती है, तो बच्चा इस तरह जो है ये मोटिवेट हो सकता है। अच्छा, ये जो आपने जवाब दिया, आपने दो बातें बताई हैं। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि हम इनमें से किस एरिया से बेटर मोटिवेट कर सकते हैं। आपका जवाब बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने जवाब मिक्स सर किया है। ओंटोलॉजी से। यस, ओंटोलॉजी से। एक्सियोलॉजी मेरे से ख्याल सर में हम लोग। यस, हिना इज़ राइट, सर ओंटोलॉजी मेरे से। ख्याल में ओंटोलॉजी मेटाफिजिक्स। यस, ओंटोलॉजी से। जी हम सर, जन्नत और ontology में जहन्नम का ultimate कॉन्सेप्ट, reality टीचर। आफ्टर डेथ का, क़यामत का कॉन्सेप्ट दे के, डे ऑफ जजमेंट का, हम जन्नत का, जहन्नम का कॉन्सेप्ट दे के हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं और अपने बच्चे की जो लर्निंग या बिहेवियर है उसको बेहतर कर सकते हैं। नो डाउट वैल्यूज़ का भी रोल है, लेकिन उससे ज़्यादा हम मुसलमान, हम में से अक्सरियत जो है जिस चीज़ की वजह से हम अच्छाई या बुराई की तरफ जाते हैं, बुराई से बचते हैं या अच्छाई की तरफ जाते हैं, वो आफ्टर डेथ की जो हमारी वैल्यूएशन होनी है उसकी बेस पे। तो आप इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ओंटोलॉजी है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है। सर जो टीचर है ना, जी टीचर जो है वो तो खुद रोल मॉडल है ना, रियलिटी में अल्टीमेट रियलिटी। सर वो अल्लाह की हकीकत बता के, और वैल्यूज ओंटोलॉजी में वैल्यूज, अच्छाई और बुराई के बारे में फर्क बता के, और उनको मैंने ना जो हम उनको हर चीज का नहीं देंगे। मेरा जवाब आपने शायद समझा नहीं है सवाल। मैंने कहा कि इन तीनों में ज़्यादा, मेरा सवाल ये था कि किस एरिया से हम बच्चे को ज़्यादा या बेटर मोटिवेट कर सकते हैं। तो नो डाउट, लेकिन सर आप यही बताते हैं ना कि इंटरव्यू जब हम सामने बैठे हों तो हमें एक को वैसे भी नहीं चुनना चाहिए, हमें तीनों की एग्जांपल्स के साथ बताना चाहिए। जब आपसे पूछा जाए एक चुन के बताएं तो फिर आपने एक ही बताना है। अब यहाँ पे अब इसका एग्जैक्ट जवाब जो है वो ओंटोलॉजी ही बनता है, तो अब इसको लाजमी नहीं है कि रियलिटी ही बनता है। जी, बाकी भी इसमें आते हैं, लेकिन ओंटोलॉजी से आप बेटर, आप नॉलेज से इतना मोटिवेट नहीं कर सकते बच्चे को, आप वैल्यू से नहीं कर सकते कि जी सच बोलें, झूठ ना बोलें। आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई आफ्टर डेथ का ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह से होना है, ये सवाल पूछे जाने हैं, उसके लिए ये प्रिपरेशन है। तो वो फिर ऑब्वियसली हमारा बच्चा फिर क्या होता पढ़ाना है। हाँ। यानी इल्म तो एक किस्म गुण है जी। एक्सक्यूज मी सर, मैं ये टीचर है ना, मुस्लिम है, अगर कोई नॉन मुस्लिम है वो बिलीव ही नहीं करता डेथ पे या जन्नत पे। डेथ पे तो हर किसी को आनी है, लेकिन अगर कोई जन्नत पे जहन्नम पे किसी को ट्रस्ट ही नहीं है तो उसको हम कैसे बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। मैंने आपको, मेरा सवाल ये था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सवाल सुना करें ना पहले, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बच्चे को बेहतर किस एरिया से मोटिवेट, मेरा सवाल ये था। मैंने नॉन मुस्लिम या ओवरऑल बच्चे की बात नहीं की थी। अब अगर हमारे पास जो मुस्लिम या नॉन मुस्लिम्स हैं, अब नॉन मुस्लिम्स में भी जो क्रिश्चियनिटी है, यहूदी हैं, उनका भी मानना है कि डे ऑफ जजमेंट है, हिसाब किताब होना है,
ठीक है, तो उसकी भी क्लासेस है। मेरा सवाल ये नहीं था बेसिकली। बाकी अगर बात की जाए कि उसकी नॉन मुस्लिम अगर आपके पास हैं तो उनको भी अगर तो वो गैर किताबी हैं, यानी क्रिश्चियन या ईसाई या यहूदी नहीं हैं, इनके अलावा मतलब जैसे मिर्ज़ई या हिंदू हैं, सिख हैं, इस तरह के हैं, तो फिर हम वैल्यूज़ को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो जो हैं वो दुनिया में सब कुछ दुनिया को ही अपना समझते हैं, तो फिर हम वैल्यूज़ की तरफ आएंगे। बहरहाल हमारे यहाँ तो खैर ये ईसाई भी तो अल्लाह जी रखते हैं तो सर मैं थोड़ा सा बताऊं ना, मेरा जो आया था एक टेस्ट में ना उसमें था कि कौन सी फिलॉसफी है जो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे मतलब वो जोर देती है। वो उसमें ऑप्शन थे इस्लामिक फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी और एक और भी एक ऑप्शन था। तो सर इसमें कौन सा ज्यादा ऑप्शन बेहतर होगा? इस्लामिक फिलॉसफी होगा ना, क्योंकि हमें इस्लाम ही ज्यादा होगा। हाँ जी, इस्लाम हमें पास्ट का भी बताता है, प्रेजेंट कैसे गुजारना है, फ्यूचर में क्या होगा। जी कौसर इजाज जी, हमने बहुत सारे सवाल करने हैं, जब एक जवाब आपको मिल जाए तो प्लीज़ जो है उसको क्लोज कर दिया करें ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। जी जी फरमाइए अब आप। सर जो टीचर है वो तो खुद एक रोल मॉडल है, टीचर को अनकॉन्शियसली भी बच्चों को सिखा रहा है, तो इसमें एक्सियोलॉजी बेस्ट मेथड है फॉर मोटिवेशन। बाकी चीज़ें तो उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी ना, ये तो अनकॉन्शियसली भी हम सिखा रहे हैं। मोटिवेशन जो है ना, जो वैल्यूज़ की, जहाँ तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब ओंटोलॉजी है। मैंने बात की मोटिवेशन की, ठीक है। अब बच्चा जो है वो मोटिवेट होगा, मसलन आपका टीचर सच बोलता है, मैं मिसाल देता हूँ, आपका टीचर सच बोलता है, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलता या टाइम पे आता है, नो डाउट इसका भी बच्चे के ऊपर असर होगा। अब एक टीचर जो है वो बच्चे को कहता है कि भाई सच ना बोलने की, झूठ बोलने की ये सज़ा होगी आपको, ठीक है। अब जब जो सच बोलता है तो सच्चा, अमानतदार और दयानतदार जो है वो कल को अंबिया के साथ होगा। अब ये एक आप हदीस मुबारक का मफ़हूम बता देते हैं, अमानतदार, दयानतदार और ताजर, ये जो है वो किसके साथ होंगे? अंबिया के साथ होंगे। अब देखें कि आपके रोल मॉडल होने से ज़्यादा ये चीज़ बच्चे को मोटिवेट करेगी कि भाई देखें कल मैं तो अंबिया के साथ क़यामत वाले दिन मैं मौजूद होऊंगा। तो वो उसका मैंने इनकार नहीं किया, मैंने कहा है कि ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इनमें प्राइम इंपॉर्टेंस पूछी थी कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बच्चे को मोटिवेट करेगी, ठीक है, अपने बिहेवियर में तब्दीली लाने के लिए। तो मेरा जवाब इसके लिए ओंटोलॉजी है, क्योंकि हम जितने भी मुसलमान हैं हम सब मतलब अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं किसी को देख के नहीं करते कि जी फ़लाँ अच्छा कर रहा है फ़लाँ बुरा कर रहा है। हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि कौन क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। हमने अपनी हिसाब किताब देना है, किसी और का नहीं देना। किसी और कोई और अगर बुरा कर रहा है, टीचर सिगरेट पी रहा है, तो बच्चे ने अगर उसको देख के सिगरेट पिया तो बच्चा कल को ये नहीं कह सकता कि मेरा टीचर पी रहा था तो मैं इसलिए पी रहा था। तो वो वहाँ पे फरिश्ते बताएंगे कि उसकी भी लिटरेशन हो रही है, आपकी भी अल्लाह माफ़ करे, तो आपकी भी हो रही है। तो बात करने का मकसद ये कि नो डाउट रोल मॉडल या वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस है। सवाल थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ओंटोलॉजी की है, ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो आपको हक़ है, इख्तिलाफ़ राय आपका हक़ है, आप बेशक करें, लेकिन मुझे जो चीज़ बेस्ट लगी है मैं वो, मेरी कोशिश है कि मैं वो आप तक पहुँचाऊँ। अगला क्वेश्चन मेरा है, फ़िलासफ़ी के 3 स्टाइल्स हैं, वो कौन से होते हैं? सर मैं बताऊँ? जी बताएँ। स्पेकुलेटिव है जो कि थ्योरी डेवलपमेंट से रिलेट करती है ना, क्रिएशन ऑफ मैन की, और ये ओंटोलॉजी और या रियलिटी से रिलेट करती है। दूसरी है पर्सपेक्टिव फिलॉसफी जो कि गुड और बैड, राइट, इथिक्स, एस्थेटिक्स यानी कि ब्यूटी, इससे रिलेट करती है। और ये एक्सियोलॉजी यानी वैल्यू से रिलेट करती है। और थर्ड ब्रांच जो फिलॉसफी की है वो एनालिटिकल है, जो कि लॉजिक, रीजनिंग से जो है वो रिलेट करती है, और ये एपिस्टेमोलॉजी से जो है वो रिलेट करती है। अच्छा, इस्लामिक फ़िलॉसफी में कौन सी चीज़ आपको सबसे बेस्ट लगती है? इस्लामिक फ़िलॉसफी का कौन सा एस्पेक्ट आपको सबसे बेस्ट लगता है? जी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी या ओंटोलॉजी? इस्लाम ने तो वैसे तो तीनों पे मतलब वो किया है, उन्होंने नॉलेज भी तो जी
सर इस्लाम जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसी की हम किसी बात को ये नहीं कह सकते कि अच्छी नहीं लगती, सारे हर पहलू उसका अच्छा है सर। और सबसे ज़्यादा आपको ऑन्टोलॉजी में कौन सारी सा चीजें आ जाती है ना। जी सबसे ज़्यादा फिर ऑन्टोलॉजी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये है कि आफ्टर डेथ उसका कंसेप्ट है ये, और अल्लाह ताला का है, इसके किसी और फिलॉसफी में इसका है नहीं कंसेप्ट। बाकी फिर भी बात कर लेते हैं, जैसे कि यस वैल्यूज की कर लेते हैं, नॉलेज की कर लेते हैं, बट सबसे बेहतरीन जो है ये है कि इन्होंने हमें दिया है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो वाहिद है, एक है, वो हमारा खालिक है, और हमने लौट के उसी के पास जाना है। किसी और फिलॉसफी में, जनरल फिलॉसफीज हैं, उसमें ये बात नहीं की गई। अच्छा, प्रियोरी एंड पोस्टीरियरी नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है? प्रियोरी जो नॉलेज है आप ना वो बताएं, इंडिपेंडेंट होता आप ना जिस बताएं जी। हिना सायरा, सर मैं बताऊं, हिना सुन लें, हिना सायरा फाखरा कौसर सर के मैं अलावा जी शाहीना आप बताएं। सर मैं जी बताएं। जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे बच्चा जो शुरू से ऑब्जर्व कर, जैसे खाना पीना है, उसको इस चीज का नॉलेज तो नहीं दिया जाता ना। वो अक्सर औकात बच्चे ऑब्जर्व करके चीजें सीख रहे होते हैं, और पोस्टेरियर जो एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो नॉलेज होता है पोस्टेरियर जो बाद में मदद करते हैं। बात ये है कि आपने जवाब मिक्स कर दिया है। सवाल ये है कि प्रियोरी और पोस्टीरियरी में क्या फ़र्क है। आपने कहा बच्चे ऑब्जर्व करके कर रहे होते हैं। सर मैं बताती हूँ सर। सर मैं बताऊं इसका? सर मैं बताती हूँ। जी बताएं। व्हाट कम्स हो, यानी कि वो नॉलेज जो हमें पहले से पता हो, वो हमारा थियोरी नॉलेज होता है, और वो नॉलेज जो हम एक्सपीरियंस करके हासिल कर रहे होते हैं, वो हमारा पोस्टीरियर नॉलेज। एक्सपीरियंस या इसके साथ एक इंडिपेंडेंट होता है एक्सपीरियंस के। एक्सपीरियंस या एक और वर्ड भी एक्सपीरियंस से हासिल होता है। एक्सपीरियंस या एक और वर्ड भी है, एक्सपीरियंस नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यस, कोई एग्जांपल सर, इसकी सीधा इजाज़ बताइएगा दोनों की। जी सर एग्जांपल नहीं पता। सर मैं बताऊं इसका? जैसे नॉलेज में दी हुई है कि ऑल एक अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह। मैं आज एक हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज बना है, बहुत अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे आज उन्होंने वैसे मुझे इनवाइट किया था कॉलेज और अपने स्टाफ को उसके लिए कि हमें हमारे स्टाफ को थोड़ा सा मोटिवेट करें। तो मेरा वहाँ पे मैंने एड्रेस किया उनकी स्टाफ को कोई 20-25 मिनट। तो फिर मैंने बताया अपना कि मैं ऐसे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस दी। तो उन्होंने कहा कि सर हमें तो कॉलेज के वो, चूँकि सारी फ़ीमेल्स थी, नर्सिंग कॉलेज है तो फ़ीमेल थी सारी टीचर्स वहाँ पे। उन्होंने कहा कि सर बच्चे बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो खैर मैंने उन्हें टेक्निक्स बताई कि कैसे आपने इनको कंट्रोल करना है। फिर जब मैंने अपनी बात की तो उन्होंने कहा सर ये ऑनलाइन क्लासेस में तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आप कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर मैंने ये जो हमारी क्लास में मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही होती हैं, फिर मैंने एक दो ऐसे एज अ फ़न उनको मैंने ये बातें सुनाई। मैंने कहा कभी कभी ऐसे भी होता है कि माइक ऑन रह जाते हैं और फैमिली में इस तरह की डिस्कशन भी सुनने को मिल जाती है। तो वो वाला सीन अब बार बार रिपीट ना करें। एक जब बात कर रहे हो तो दूसरा उसको सुने, जब खामोशी हो तो फिर चले आप बोलें तो अच्छी बात है। जी कौन बता रहा था प्रियोरी और पोस्टीरियरी के एग्जाम्पल? सर मैं बताऊं इसके एग्जांपल्स? जी बताएं। सर जो पोस्टीरियर नॉलेज है वो बेसिकली आपका डिपेंड करता है एक्सपीरियंस से और एम्पिरिकल एविडेंस से। जैसे साइकिलिंग है, ड्राइविंग है, ये आप एक्सपीरियंस के थ्रू देखते हैं, आपको बाय बर्थ नहीं आती ये चीजें। इसी तरह अगर डेली लाइफ से है तो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो एज अ टीचर भी हैं तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे अंदर वो चीज एक्सपीरियंस आएगी, बाय बर्थ नहीं हम टीचर बन रहे होते। बिल्कुल। तो सर ये पोस्टीरियर नॉलेज की एग्जांपल आएंगे। और अगर प्राइवेट नॉलेज की एग्जांपल है व्हाट कम्स बिफोर, इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, ये बाय बर्थ होती, इन बोर्न होती है। जैसे आपको खाना भूख लगी है तो आप जो है वो खाने से आपकी भूख जो है वो मुकम्मल होगी, इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता। और जैसे आप प्यास लगे आप उसे पानी पी रहे हैं तो आपको ये नॉलेज है जो है वो बाई बर्थ है कि भाई बच्चा, आप छोटा सा बच्चा है ना, उसको जब वो हाथ पाँव हिलाने लगता है, उसके हाथ में आप कोई चीज़ें वो खुद जो है वो अपने आपने उसको नहीं सिखाया होता, लेकिन वो खुद अपना हाथ, उसके हाथ में जो कुछ है वो अपने मुंह में लेके जाता है। तो ये भी
थैंक यू सो मच, अच्छी एग्जांपल्स थी। व्हाट इज स्कोप ऑफ फिलॉसफी? फिलॉसफी का स्कोप क्या है? एक एक लाइन बताते जाएं जल्दी से। सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर इसका स्कोप पहले एम्स ऑफ एजुकेशन में सारे है, फिलोसॉफिकल साइंसेस शामिल होती हैं। जी जी सायरा बताएं। अच्छा एम्स ऑफ एजुकेशन में भी इसका मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। ठीक है, अब बिया जुल्फ़कार बताना चाह रही हैं, चलिए जी आप फरमाइए पहले। जी सर मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। मदर ऑफ साइंसेस या साइंस ऑफ साइंसेस, ठीक है। और सर इसमें तमाम फिलोसफिकल साइंसेस शामिल होती हैं, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी, लॉजिक, रीजनिंग, एम ऑफ एजुकेशन, सर इस तरह सारी हो जाती है। अच्छा, बेस फिलोसफी किसी चीज़ की भी, हम कोई भी काम करते हैं तो हम किसी न किसी हमारे उसके पीछे कोई ना कोई फिलोसफी होती है सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें फिजिकल और सोशल साइंसेस दोनों को ही जो है दी जाती है, प्रिंसिपल दोनों के इंक्लूड होते हैं। और जी स्कोप सर ये कह सकते हैं टीचिंग मेथड जिससे बनते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, करिकुलम जो होता है, और हम इससे ये भी फाइंड आउट करते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। सर इसका जो स्कोप है ना सब में है, एम्स ऑफ एजुकेशन में है, करिकुलम में है, टीचिंग मेथड में है, फिलॉसफी और जो है वो बैकबोन ऑफ एजुकेशन एंड लाइफ। जैसे एक बॉडी होती है और उसके अंदर जो सोल डालते हैं, इसी तरह जो है वो फिलॉसफी की अहमियत है, स्कोप है कि वो ह्यूमन बॉडी होती है और उसके अंदर जैसे रूह फूंकते हैं फिलॉसफी, इसी तरह एजुकेशन के अंदर जो है स्कोप ऑफ फिलॉसफी इसी तरह है, स्कोप ऑफ फिलॉसफी का कि वो रूह फूंकती है, इस तरह इसका इतना ज़्यादा स्कोप है। और सर ये हमारी के लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को ये अफेक्ट करती है। खुदा क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, हमने अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी है, ज़िंदगी गुजारने के तरीके क्या हैं, ये हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पे असरात रखती है। यस बिल्कुल। फ़िलासफ़ी चले ये मैं पढ़ाया नहीं था आप लोगों को, वैसे मैंने पूछा, ये मैंने कल ऐड किया था। तो फ़िलासफ़ी सबसे पहले जैसे अबिया ने बताया कि मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस हैं, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, मेटाफिज़िक्स, एथिक्स, स्टैटिक्स, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, लॉजिक, सिमेंटिक, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे फ़िलासफ़ी के अंडर आते हैं। दूसरा, ये इन्वेस्टिगेट करती है नेचर ऑफ नॉलेज, वैल्यूज़, रियलिटी और रैशनैलिटी को। ये रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ है। ये साइंस ऑफ साइंसेस है और मदर ऑफ़ आर्ट्स है। फ़िलासफ़ी डील करती है साइंस से कि साइंस का ओरिजिन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या था, प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या होगा। फ़िलासफ़ी डील करती है व्हाट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस क्या है। उसके बाद मेथड एंड एक्टिविटीज़ टू ओबे गॉड, अल्लाह ताला को की जो फर्माबरदारी है उसके तरीक़ेकार क्या हैं। इसका एक और प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि व्हाट इज़ लाइफ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ माई लाइफ या माई क्रिएशन, व्हाट इज़ यूनिवर्स। इसके साथ साथ फ़िलासफ़ी डील करती है हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के, जैसे करिकुलम है, टीचिंग मेथड है, तो इनको करिकुलम डिज़ाइन करने, टीचिंग मेथड के बारे में, रोल ऑफ़ टीचर और स्टूडेंट का डिसिप्लिन, बच्चे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें जो वेज़ प्रोवाइड करती है, ये भी फ़िलासफ़ी करती है। जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी और एजुकेशन का आपस में क्या रिलेशन है? जी जी दो पॉइंट्स बताएंगे वन बाय वन। कौन बताना चाहता है पहले? जी कौसर इजाज़। एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड। यस एक पॉइंट हो गया, दो बताएं और रिपीट भी करना है दोनों पॉइंट्स को ताकि सारे। कौसर इजाज़ से मैं मुखातिब हूँ सर, इन्होंने कहा कौसर इजाज़ से इस वक्त मैं मुखातिब हूँ। जी कौसर, आपने 2 पॉइंट्स बताने हैं और उनको रिपीट भी करना है। जी
सर पहला है कि एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड। ठीक है, और इसके अलावा जेंटाइल ने कहा था कि एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी वुड मीन फेलियर टू अचीव इट्स नेचर और मीनिंग्स। ठीक है, और जी नेक्स्ट अब कौन बताएगा? जी जी सर वो बताओ। जी अभी आप बताएं। एजुकेशन आर लाइक द साइड। सॉरी आवाज़ आपकी नहीं आ रही। सर फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द साइड्स ऑफ लाइक साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। और फिलॉसफी एंड एजुकेशन और regarded as the sides of a coin। सॉरी सेकंड पॉइंट रिपीट करें, आवाज़ आपकी बहुत ब्रेक हो रही है। सर मैं बताऊं सर फिलॉसफी जो है वो थ्योरी प्रोवाइड करती है और एजुकेशन जो है उसकी एप्लीकेशन है। यस जी, नेक्स्ट पॉइंट कौन बताएगा? फिलॉसफी डिफाइंड एज अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन इट्स मोस्ट जर्नल फेज। फिलॉसफी जो है वो हमें थ्योरी देती है और फिर हम जब प्रैक्टिकल उसको करते हैं एजुकेशन में। सर मैं बताऊं जी बताइए, आप बताइए। सर फिलॉसफी जो है वो एम, गोल और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताती है और एजुकेशन जो है हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताती है। यस ये पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। फिलॉसफी हमें एम्स ऑफ लाइफ बताती है। एक बोले ना, आतिफ साहब ने जो पॉइंट दिया सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, रिपीट कर दें चलें इसको आतिफ साहब। गोल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताती है और एजुकेशन। यस फिलॉसफी, चलें आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही। जी जी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और एजुकेशन उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। सर फिलॉसफी अपने वेरियस सब्जेक्ट के बारे में बताती है, एजुकेशन वेरियस सब्जेक्ट के बारे में, और एजुकेशन जो है एक फिलॉसफी का एक पार्ट है। फिलॉसफी के थ्रू हम जिन वैल्यूज को, जिन रियलिटीज को, जिन इंट्रूथ को हासिल करते हैं या उनको पेश करते हैं, एजुकेशन में फिर वही हम चीज़ें हम शामिल करके अपने बच्चों के किरदार में उनको वही आगे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है फिलॉसफी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। जी सर इस बारे ना एजुकेशन में प्रैक्टिकली वही जो क्वेश्चन होते हैं वो जन आवाज़ हो रहा होता है फिलॉसफी, तो ये इनका आपस का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम एजुकेशन से रिलेट होता है ना ऑटोमेटिकली वो फिलॉसफी जो है ना वो क्वेश्चन की क्या कर रही है आपकी तरफ शायद सबकी हमें आवाज़ सही है। अच्छा ये बाकी लोग ना अपना मेरी बात सुन लें, थोड़ी सी गुजारिश सुन लें कि जब आप बात किया करें तो मोबाइल आपका दूर पड़ा होता है। आप तो समझ रहे होते हैं कि आपकी आवाज़ शायद बहुत अच्छी तरह से हमें सुनाई दे रही है। पिछले 10 मिनट में सिवाय सायरा के और किन्जा ने जो या कौसर ने बात की है, इनके अलावा मुझे किसी की बात की बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। तो काइंडली कोशिश किया करें कि माइक अपने जब आप बोल रहे हो तो अपने मुंह के पास रखा करें ताकि आवाज़ आपकी जो है वो सुनाई दे बाकी सबको। जी सर हम सबको सुनाई दे रही थी, क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये सबकी आवाज़ें बिल्कुल क्लियर आ रही थी। आपको आवाज़ सर हमें आवाज़ क्लियर आ रही है। जी अच्छा। सर हमें भी नहीं, मेरी आवाज़ या बाकी सबकी? सबकी आवाज़ और सबकी आ रही है और अच्छा चले भी आ रही है। चलें ठीक है, फिर अच्छी बात है, अच्छी बात। कौन इसको समराइज़ करेगा फ़िलासफ़ी और एजुकेशन के रिलेशन को? 4-5 पॉइंट्स में समराइज़ करे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी एक ही स्टूडेंट। जी सर मैं कर दूं? जी किन्जा कर दें, आप कर दें। जी सर फिलॉसफी और एजुकेशन का अगर रोज के थ्रू के आते हैं, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। फर्स्ट सेकंड जो है वो फिलॉसफी इज द एम ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड सुपरविजन।
और And if education is a platform to achieve education and platform है practical. And philosophy is a thought and education is an application or a practical side. Or it's जो philosophy is a responsibility of society to determine the aim of education. The philosophy is also a research and aim is a platform. Sorry, education is a platform to research that reality. जी थैंक यू सो So मच that's जो मुझे समझ में आया. डेवलप करने के लिए भी यूज होती है फिलॉसफी. जी जी टीचिंग मेथड को, एम्स ऑफ लाइफ को, फिर उसके अलावा curriculum सर ये टीचिंग मेथड हम कौन करने हैं? जी सॉरी रिपीट कीजिएगा, क्या पूछा सर आपको आपने? लगता है आवाज का इशू है? मुझे आवाज नहीं आ रही थी सर जिसमें- ये फिलॉसफी मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? सर मैंने कर देती हूँ. एजुकेशन जो है वो विदाउट जी सर आपकी आ रही है. अच्छा आप लोगों की आवाज मुझे ना ब्रेक Clear आ होकर रही है पहुंच रही है. सबकी. शायद मेरे पास शायद नेट का इशू है, लेकिन मेरी आवाज़ क्लियर है सबको, आप सबको? जी मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? सर आपकी तरफ से इशू है. जी सर सर जी एक्चुअल आपकी जो बात है ना वो सर सबको ब्रेक और आपकी आवाज़ कट कट के आ रही. सर कट रही है आपकी सर, आवाज़, आपकी आ रही है आवाज़ लेकिन कट रही है. अच्छा चले मैं थोड़ा नेटवर्क रीसेट कर लूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा. सर आपकी आवाज़ तो नहीं आ रही थी, आप शायद बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही सर. जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आज की तरफ नेटवर्क इशू है.
हाँ वो पता है कर, लेकिन आप समराइज करें अब ना, ये आवाज़ इनकी क्लियर है मेरी? कंफ्यूजन दूर। जी सर, अब आवाज़ आई जी है सर आपकी। क्लियर है। चलें, शुक्र है। मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया पिछले 10-15 मिनट में, बस मैं ऐसे हाँ हूँ करता रहा हूँ। मैं चलें अच्छा ही बता रहे होंगे, मैं समझा शायद उनकी तरफ से इशू था। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी, ठीक है। तो मैं इसको 1-2 मिनट में सॉरी 1-2-3 पॉइंट्स में रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने याद एक्सक्यूज मी रखना है सर, जी सर प्लीज आप इसमें ना सर हमें इसमें डिफरेंस जरूर बताएं कि एरिया ऑफ फिलोसफी और ये जो स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी हैं इनमें डिफरेंस क्या होगा, हाँ चले मैं इनकी बता रहा इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी। हूँ जी, मैं बता देता हूँ। अच्छा, एरियाज़ का दूसरा नाम हमने उस दिन किसी ने सवाल भी किया था कि इसको हम फाउंडेशन भी कह सकते हैं। यानी फ़िलासफ़ी में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, ठीक है। फ़िलासफ़ी में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, ये एरियाज़ कहलाते हैं या फाउंडेशन। यानी ये फ़िलासफ़ी किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है या हम क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। ये आते हैं हमारे एरियाज़, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, मेटाफिज़िक्स। अब अगर हम बात करें ना इसके स्टाइल्स की, तो 3 स्टाइल है, स्पेकुलेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल। अब इसमें ये बेसिकली जब हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं, यानी कोई फ़िलासफ़ी डेवलप कर रहे हैं, जैसे आइडियलिज़म डेवलप हुई, रियलिज़म डेवलप हुई, प्रैग्मेटिज़म डेवलप हुई, ये जो इस तरह का डेवलपमेंट है किसी भी फ़िलासफ़ी की, तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी स्पेकुलेटिव कहलाती है। स्पेकुलेटिव स्टाइल है फ़िलासफ़ी का। जब हम फ़िलासफ़ी बना रहे हैं, कोई थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, कोई आइडिया, कोई थीम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, जितनी भी ये थ्योरीज़ हम पढ़ते हैं मॉडर्निज़म तक, पोस्ट मॉडर्निज़म तक जो अब तक आ चुकी हैं, तो ये सारे के सारे बेसिकली ये जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो इसको स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी कहा जाएगा, ठीक है, थ्योरी डेवलपमेंट। अच्छा, इसके बिल्कुल एंड पे हम चले जाते हैं, दरमियान वाले को भी स्किप करें, एनालिसिस, एनालिटिकल। अब एनालिसिस या एनालिटिकल में जो हमने थ्योरी पढ़ी है या डिज़ाइन की है, तो अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। एनालिसिस में हम ऐसे ही करते हैं ना, किसी चीज़ की प्रैक्टिकल साइड देखते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं है। तो अब हम उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे, यानी उसको अप्लाई करेंगे, फिर एप्लीकेशन के बाद उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो जो थ्योरी हमने डेवलप की थी, वो थ्योरी उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो रीज़न्स की बेस पे लॉजिकल रीजनिंग, जिसे हम या रैशनल इन्वेस्टिगेशन भी आप कह सकते हैं, या एनालिसिस भी सिंपली आप कह सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टाइल को एनालिटिकल फ़िलासफ़ी। देन दरमियान में जो प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी है, पॉइंट ऑफ व्यू है। अब डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस डिफरेंट हो सकती हैं किसी भी चीज़ के बारे में। मसलन मैं आइडियलिज़म का कोई एक पॉइंट जो है वो मुझे अच्छा लगता है, मैं आइडियलिज़म को सपोर्ट करने लग जाता हूँ। मुझे आइडियलिज़म का एक पॉइंट अच्छा नहीं लगता, मैं उसके अगेंस्ट होने लग जाता हूँ। तो यानी इसको प्रिस्क्रिप्टिव किस चीज़ का नाम है, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, यानी कोई भी फ़िलासफ़ी है उसके बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये हमारी प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी होती है, ठीक है। वो मुझे अच्छी लग रही है तो किन बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पे लग रही है, मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो किन ग्राउंड्स पे कर रहा हूँ, किन वजूहात की बेस पे कर रहा हूँ, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव है। जी क्लियर हुआ आपको? सर ये रिस्ट्रिक्टेड होती है, सर ये बाउंड होती है, मतलब कि अगर स्पेकुलेटिव फिलॉसफी स्टाइल है। ये था कि एरिया और स्टाइल में क्या डिफरेंस है, अभी भाई ने पूछा है। तो यही तो मैं बता रहा था। सर इसमें ये है सर, अगर हम स्पेकुलेटिव फिलॉसफी का स्टाइल यूज कर रहे हैं तो हम बाउंड हैं कि हमने वो रियलिटी से ही डील करना है। नहीं देखिए, अगर मैं रियलिटी पे एनालिसिस कर रही हूँ तो फिर मैं एनालिटिकल क्यों नहीं यूज करूँगी। बात ये है कि जो स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी है ना, सर्च फॉर रियलिटी, यही हम बात करते हैं ना, फ़िलासफ़ी इज़ सिंपली सर्च फॉर रियलिटी, यही बात हम करते हैं ना। अब जो रियलिटी है, अब उस रियलिटी की जो तलाश है, थ्योरी डेवलपमेंट बेसिकली यही है ना कि हम रियलिटी को ढूंढ रहे होते हैं कि भाई रियलिटी कहाँ पे मौजूद है। तो वो हम कहते हैं कि ये एरिया ओंटोलॉजी से है, थ्योरी डेवलपमेंट में हम डेवलप कर रहे हैं, हम बताते हैं कि भाई ये रियलिटी है, इस यहाँ पे ये चीज़ें, ये वेज़ जो है आपकी ज़िंदगी गुजारने के ये तरीके ठीक है। आप जो बात कर रही हैं कि आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट एनालाइज़ करनी, तो ये अगली स्टेज आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रुथ कौन सा है, यानी इसको हम कहते हैं कि नॉलेज है। ट्रुथ जैसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, इज़ दैट विच वर्क्स, वो कहते हैं कि जिसको आप
जिसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है वो वाला जो ट्रुथ है वो ठीक है, यानी नॉलेज वही है जो प्रैक्टिकल है, इसके अलावा ठीक नहीं है। आइडियलिज़म कहते हैं कि नॉलेज वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात से आता है। तो अब जैसे आइडियलिज़म ने कॉन्सेप्ट दिया है ना कि जो नॉलेज का कि ये अल्लाह ताला की ज़ात से ही आता है। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, इसको एनालिसिस है कि क्या ये वाकई है, रियल है, ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज हासिल होता है रियलिज़म वाला, क्या एम्पिरिकल नॉलेज क्या वो भी वाकई रियल है या नहीं है। तो ये एनालिसिस इससे डील करता है। जी सर जी क्वेश्चन है कि जो एरिया है ना सर, एरिया तो हमें, ये हसन अली के कैमरा ऑन है। अच्छा सर, जो है ना जो एरिया तो हमें सर रेंज बता रहा है कि जो है ना आप इस रेंज में रहकर आपने फिलासफी में काम करना है ना, वो यानी कि जिस तरह एग्जियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज और सारी चीज़ें जो करते हैं। लेकिन ये जो बेसिकली स्टाइल्स है ना, स्टाइल भी आपने कंसेप्ट पहले भी बता दिया, अभी आपने बता दिया कि स्पेकुलेटिव क्या है, एनालिटिकल क्या है, और परस्पेक्टिव, ये जो स्टाइल के नाम है वो क्या किससे डील करते हैं। जी जी जी। लेकिन सर एक्चुअली बेसिकली सवाल ये कि जो स्टाइल्स हैं ये क्या हमारी वे ऑफ थिंकिंग होते हैं, जहाँ पर जो स्टाइल को हम मीनिंग में किस मीनिंग में लेंगे सर? देखें एरिया वो क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एरिया के साथ वो सर उनके रिलेशन तो आपस में बन रहा है ना। हाँ ये देखें वो रिलेशन हमने खुद से बनाया हुआ है कि भाई इसको इसके साथ रिलेट करें। अब देखें जो एरिया है या वो किस चीज़ को कहते हैं, एरिया या फाउंडेशन को। कोई चीज़ किस चीज़ से मिल के बनी होती है वो उसका क्या कहला। अब देखें ना बायो है, बायो के 3 हम कहते हैं कि एरियाज़ हैं। पहला एरिया जो है वो बॉटनी है, दूसरा ज़ूलॉजी है, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, इन 3 से ये मिल के साइंस है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, इन चीज़ों से ये मिल के बनी है साइंस। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ना किसी भी चीज़ के एरिया की, फाउंडेशन की, तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि ये किन चीज़ों से मिल के बना, या इसके जो कंपोनेंट है फर्दर वो कौन से। आप सिंपली समझें कि जो एरियाज़ हैं ये कंपोनेंट है फ़िलासफ़ी के, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसमें लॉजिक, सिमेंटिक्स वगैरह भी आ जाते हैं। अब जब हम स्टाइल की बात करते हैं ना, तो एक फ़िलासफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने आती है। यानी कभी हम थियरी डेवलप कर रहे हैं, अब सर्च फॉर रियलिटी है, रियलिटी की तलाश है। फ़िलासफ़ी हम किस को कहते हैं, बार बार बात आ रही है, रैशनल इन्वेस्टिगेशन है। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्स को, अपने सिस्टम को, अपने इन्वायरमेंट को कि इसमें रियलिटी कहाँ पे मौजूद है। अब उसके लिए हम थियरी डेवलप करते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे रियलिटी ऐसे है, जैसे आइडियलिज़म की अप्रोच है, रियलिज़म की है, प्रैग्मेटिज़म, प्रोग्रेसिविज़म, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, हर एक का अपना स्टाइल है। ठीक है, हर एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि भाई रियलिटी ये है। अब उसकी जो जो बन गई है रियलिटी, वो कहते हैं कि इस तरह से रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, एक थ्योरी बन गई है। तो इस थ्योरी की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसको हम क्या करें, एक स्टाइल कह रहे हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के भाई जो बन गया स्टाइल, किसी ने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया या थ्योरी एक दे दिया, आइडियलिज़म, रियलिज़म, उस पर जो क्रिटिसिज्म होता है, एनालिसिस जो उसका होता है, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, लॉजिकल जो हम रीज़न की बेस पे उसके पॉइंट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, ये फिर आता है एनालिटिकल में। ठीक है, अब बाकी जो उसके मैंने बताया कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं या उस फ़िलासफ़ी के एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिससे आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, जो गुड हैं या बैड हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो ये जो उसका एरिया है, ये प्रिस्क्रिप्टिव उसके अंदर आता है, स्टाइल के अंदर। यानी सिंपली एरिया जो है उसके कंपोनेंट या एलिमेंट। बिल्कुल सर, एक्चुअली ना उनका क्वेश्चन ये है, सर उन्हें ये सब पता है कि एक्सियोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, सबका स्पेकुलेटिव का पर्सपेक्टिव। वो कहते हैं एरियाज में और स्टाइल में डिफरेंस क्या है। मैं आपको बताती हूँ, कंफ्यूजन पता कहाँ है सर? कंफ्यूजन ये है कि जब हम स्टाइल यूज कर रहे हैं, एक प्लीज सर कंफ्यूजन ये है कि जब हम स्टाइल यूज कर रहे हैं तो हम बाउंड हैं, हम रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं कि जी नहीं, हम स्पेकुलेटिव कर रहे हैं तो हमारी रियलिटी पे ही होगी स्टडी। या मैं ये कहूँ, जैसे आपने कहा कि कोई बंदा अपनी रियलिटी बता रहा है, वो अपनी बता रहा है, मैं इस पे एनालिसिस कर रही हूँ, तो मैं एनालिटिकल अप्रोच क्यों नहीं यूज कर रही? देखें बात ये है कि बेसिकली जी जी सर आप कर दें। अच्छा सर, सिंपली ना आप काइंडली सुनिएगा, फिर उसके बाद सर आप इंशाल्लाह इसको जो है अच्छा जवाब देंगे। अच्छा सर, जैसे हम स्कोप की बात करते हैं ना सर, तो स्कोप में ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें बतानी होती है ना कि स्कोप वो है ना,
जी आप एरिया में सर आए तो एरिया में हम रेंज बता रहे हैं कि ये जो है ना नॉलेज है, फिर उसके बाद वैल्यू को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कौन सी है हमारी एरिया में जो भी आते हैं रियलिटी को देखते हैं जिसमें मेटाफिजिक्स वगैरह आ जाते हैं, वो सर हमारे सामने आ ठीक है सर। लेकिन जब स्टाइल की बात आएगी तो स्टाइल्स का सर बेसिकली इसका मतलब क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है सर ये यहाँ सर ये मतलब देखें जैसे स्कोप में इम्पोर्टेंस आ गया, एरिया में रेंज आ गई। और देखें आप, हाँ मैं बताता हूँ, आप एक फ़िलॉसफी डेवलप कर रहे हैं, आप उस फ़िलॉसफी को फिर जो डेवलप है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, समझ लगी बात की। अब ये जो तीनों हम काम करें, हम कह रहे हैं इसको स्टाइल। अब सब पता पहले होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्टाइल, स्टाइल होता क्या है। स्टाइल आप कह लें कि एक वे है, एक रास्ता है, एक फॉर्मेट है कि जो फ़िलॉसफी है वो कितनी तरह से एग्जिस्ट कर रही है। अगर तो हम उस एक फ़िलॉसफी को, एक थीम को डेवलप कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये पहला उसका स्टाइल होगा। अगर हम जो डेवलप्ड है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो ये एनालिटिकल है। अब मैंने ये कहा कि अब आपने इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने ये देखा कि ये पॉइंट्स जो हैं वो आप उससे एग्री करते हैं और इन ग्राउंड्स पे करते हैं रैशनली, लॉजिकली, तो ये इसका जो है वो जो है प्रिस्क्रिप्टिव स्टाइल ये वाला आएगा। स्टाइल मैंने कहा कि पॉइंट ऑफ व्यू है, वे है, रास्ता है, या फॉर्मेट समझ लें कि फ़िलॉसफी कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रही है या डेवलप होगी। अगर डेवलप हो गई है तो उस पर एनालिसिस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, मज़ीद उसको हम उसकी वेरिफिकेशन आप कह लें, एवेलुएशन आप कह लें कि वो होगी। एवेलुएशन के बाद अब उसके कौन से पॉइंट, ये एवेलुएशन हम कैसे करते हैं, ये एजुकेशनल फ़िलॉसफी जो एजुकेशन जो है उसकी प्रैक्टिकल साइड है। एक फ़िलॉसफी बनी, एजुकेशन जो है उसकी प्रैक्टिकल साइड है, उसको टीच किया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस उसके देखे जाएंगे। ठीक हैं तो ओके, वेल फाइन, नहीं है तो जो एरियाज़ जो हैं वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसके हैं उनको फिर रिजेक्ट किया जाता है क्रिटिकल एनालिसिस से। समझ लगी अब या पहली भी गई? सर आसान से डालो। जी डालिए ज़रूर। सर रेंज होती है, ठीक है, रेंज होती है, कौन से एरियाज हैं, 3 एरियाज हैं। अब 3 एरियाज जो है वो वर्क स्टाइल का अंदाज, जैसे कि आप बता रहे थे, अंदाज काम किस तरह करते हैं। अब ये एरियाज जो है वो किस तरह काम करते हैं, जैसे कि रियलिटी या ओंटोलॉजी है, इसमें थ्योरी डेवलपमेंट की जाती है, तो इनका आपस में बेसिकली इसमें रिलेशनशिप भी है। उसमें एरियाज बता दिए गए हैं फिलॉसफी के कि ये एरियाज है, बाउंड है, और ये वाकई इसी तरह है। और फिर वो एरियाज जो है वो कौन कौन से किस तरह काम करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहाँ पे कैसे काम करती है, ओंटोलॉजी कैसे काम करती है, और जो एक्जियोलॉजी है वो किस तरह काम करती है। तो ये बेसिकली वे ऑफ प्रेजेंटिंग या अंदाज है कि काम वो किस तरह करती है। एक छोटी सी एग्जांपल या एक छोटे से, और ये एरियाज जो है वो ब्रॉडर आ जाते हैं फिर, और फिर उसके अंदर साथ में स्टाइल काम किस तरह करती है ये फिर स्पेसिफिक आ जाती है। जी एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सिंपल वे में स्टाइल एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर आप इसको कह सकते हैं, एक मैनर, एक वे, जैसे मैंने बताया। जी सवाल कोई कर रहा था या कोई बात बताना चाह रहा है? सर जो मुझे समझ आई सर मैं बता स्टाइल है। जी बताएं सर 3 यही स्टाइल है या इसके अलावा स्टाइल भी हैं? एरिया में ये आएगा कि कौन सी, यानी कि क्या क्या शामिल होगा, उसके कंपोनेंट कौन से होंगे, या हम कहेंगे कि किस रेंज में कौन सी चीजें शामिल होंगे, और स्टाइल में कि वो किस तरीक़ेकार में हो रही हैं या मैनर्स में हो रही हैं। सर इस तरह का होगा? ऐसे है बिल्कुल, वे, मैनर, प्रोसीजर, मेथड। हाँ वो मतलब जी सर, ये जैसे हम लोग सर वो रिसर्च में करते हैं, रिसर्च बाय मेथड एंड पर्पस, सर इसी तरह के ये हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये स्टाइल आप, मैंने कहा कि फॉर्मेट, स्टाइल यही है। हाँ जी पर्पस यही कर लें और दूसरे वो। जी सर जी यही स्टाइल है। कोई स्टाइल यूज कर सकते हैं? मेरे इल्म के मुताबिक यही 3 है। आगे चलें जी। यस सर आगे चलें जी। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फ़िलॉसफी, ये हो गया हमारा। व्हाट इज़ एजुकेशनल फ़िलॉसफी, जी कौन डिफ़ाइन करेगा? जी प्लीज़, व्हाट इज़ एजुकेशनल फ़िलॉसफी? जी सर, एजुकेशनल फिलॉसफी हम जो है ना, हमारे जनरल फिलॉसफीज होती है ना सर, उनकी एप्लीकेशन होती है सर, उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं ना उस फिलॉसफी के, उसकी एप्लीकेशन होती है एजुकेशन सेटिंग में।
जी हाँ एजुकेशन सेटिंग में, हाँ, ठीक है। एजुकेशन सेटिंग में तरबी एजुकेशन फिलॉसफी हमारे बन जाती है फिर। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फिलोसफी? Socrates. फादर What ऑफ was फिलॉसफी his सुकरात है सर। what were his philosophical ideas? जी, उसके philosophical ideas क्या थे? सर वो आइडियलिज्म सर से रिलेट आइडियलिस्टिक Yes, idealistic थे। आइडियलिस्टिक अप्रोच। आइडियलिज्म से। Yes, what is scope of educational रियलिज्म क्या है philosophy? उसके तीन स्कोप, तीन important points बताएं। सर नहीं, सोक्रेटिस आइडियलिस्ट थे, he was not सर हम realist। स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी कौन बताएगा जी? सर सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव्स इससे डिराइव करते हैं ना, और एजुकेशनल दूसरा ऑब्जेक्टिव्स। ये फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्लीज ये साथ लाजिम मेंशन कीजिए। जी 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 नेक्स्ट। जी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जी और फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, यस। फिलॉसफी इज द फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, और और मेथडोलॉजी हम डिराइव करते हैं, मेथड्स इसी से हाँ डिराइव करते हैं। जी, ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम और टीचिंग मेथड, ये याद रखिएगा, तीन इंपॉर्टेंट स्कोप हैं। अच्छा, जनरल फिलोसफीज और सर ये भी तो हो एजुकेशनल। सकता है। जी 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 करिकुलम और कंटेंट भी तो ये जो है हमारी सर एजुकेशन ये भी तो हो सकता है, जैसे डिसिप्लिन कैसे हो, टीचर का रोल क्या हो, स्टूडेंट का क्या हो, सारी चीजें तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे आज जी क्लास में। जी जी बिल्कुल, हमने हर तो फिलोसफी में की मेथडोलॉजी है। में आ एम जाएंगे से ना लेकर सर। हम लोग वो मतलब मेथडोलॉजी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका डिसिप्लिन, क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, वो सारी इसके अंदर आप अलग से बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वैसे आ जाती हैं। अच्छा, जनरल फिलोसफीज़ कौन सी हैं और एजुकेशनल कौन सी हैं? सर जर्नल जो है जी वो सर आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। और एजुकेशनल? एजुकेशनल में प्रोग्रेसिविज्म है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, और एसेंशियलिज्म एंड प्रीमियलिज्म। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड एजुकेशनल फिलोसफीज़, कौन बताएगा? सर जो जनरल जनरल फिलॉसफी फिलॉसफीज होती जो हैं होती हैं वो हमारे वो बेसिक एम। फंडामेंटल फिलॉसफीज होती हैं, और जो एजुकेशनल फिलॉसफीज होती हैं वो जनरल या बेसिक फिलॉसफी से ड्राइव्ड होती हैं। तो ये जी, कोई और? जी प्लीज़, कोई बताना चाहे जनरल और एजुकेशनल फिलोसफीज़ का डिफरेंस? जी सर, जो जनरल फिलॉसफीज होती हैं सर वो हमारे एम, गोल, ऑब्जेक्टिव जो है ना उनसे ड्राइव किए जाते हैं। और एजुकेशन फिलॉसफी में ना जनरल फिलॉसफी की जो प्रैक्टिकलिटी है ना, वो सर एजुकेशन फिलॉसफी में जो है ना प्रैक्टिकल वे देखा जाता है उनका। चलें, पहला पॉइंट मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ जो सर आपने जनरल फरमाया। फिलॉसफी में हम एक सर सेकंड जनरल प्लीज़, फिलॉसफी एक सेकंड प्लीज़। आपने जो बात बयान फरमाई है मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ कि जनरल में हम थ्योरी डेवलप करते हैं और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में हम उसको अप्लाई करते हैं, यानी हम एक फ़िलासफ़ी डेवलप करते हैं जनरल फ़िलासफ़ी में और उसको अप्लाई करते हैं एजुकेशन में। यही आप कहना चाह रहे थे? यस सर, ऐसा ही है। जी जी, नेक्स्ट कोई प्लीज़। सर इसका एक पॉइंट ये भी है कि जनरल फिलॉसफी से हम एम ऑफ लाइफ डिराइव करते एजुकेशनल हैं। प्रोसेस जो है ना वो प्रैक्टिकल है। यस सर जनरल फिलॉसफी जो है वो डील करती है हमारे वे ऑफ लिविंग, कल्चर, मतलब एज ए वे ऑफ गवर्नमेंट, इवन के ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। बट एजुकेशनल फिलॉसफी डील ओनली विद एजुकेशन एंड लर्निंग मटेरियल। यस जी, बिल्कुल सही फरमाया जी। कोई और? है ना, जनरल फिलॉसफी ड्राइव नहीं होती, बेसिक खुद फंडामेंटल फिलॉसफीज होती हैं, जबकि एजुकेशनल फिलॉसफी होती हैं वो ड्राइव होती हैं। जी, और सर मैं बताऊं? जी जी बताइए। Sir, general philosophy in which we set objective and educational philosophy in which we achieve objective. General philosophy in which contemplation and educational philosophy in which active process. And general philosophy is a theoretical part and educational philosophy is a practical part. ठीक है, और थैंक यू। और Sir, so we can say that general philosophy
इंटरडिपेंडेंस है। और अजान हो जाए, 1 मिनट ब्रेक लीजिएगा। जी, जनरल फ़िलासफ़ीज़ में हम थ्योरी डेवलप करते हैं और एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ में हम प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जनरल फ़िलासफ़ीज़ में हम नॉलेज, कल्चर, वैल्यूज़, स्किल्स को, रियलिटीज़ को सर्च आउट करते हैं, जबकि एजुकेशन फ़िलासफ़ीज़ में हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव टीचिंग और लर्निंग होता है। जनरल फ़िलासफ़ी जो है वो एक थियोरेटिकल अप्रोच है, जबकि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके अलावा जो जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं ये हमें कल्चर को, एम्स ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, जबकि जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हमने अपने जो एम्स ऑफ लाइफ्स हैं या जो अपना कल्चर ट्रेडिशन है उसको कैसे बच्चे को कैसे हमने सिखाना है, तो ये इसको डील करते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स आपने याद रख लेने। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, काफ़ी टाइम हमारा। जी 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 सर इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है मैं इसमें कि जनरल फिलोसफीज जो हैं वो ड्राइव नहीं होती, बेसिक होती हैं, और जो एजुकेशनल फिलोसफीज हैं वो ड्राइव होती है, उनके पीछे कोई और फिलोसफी काम कर रही होती है। जितनी भी जैसे हमने, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है। जितनी भी हमारी एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं हमने कहा कि ये हमने डिराइव की हैं, कहाँ से की हैं? जनरल फ़िलासफ़ी से। जैसे आइडियलिज़म पेरिनियलिज़म है, ये आइडियलिज़म रियलिज़म से। इसी तरह प्रोग्रेसिविज़म है वो प्रैग्मेटिज़म से। एसेंशियलिज़म आइडियलिज़म और रियलिज़म से। उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शनिज़म हमने कहा कि ये भी जो है वो डिराइव की गई है, किससे? प्रैग्मेटिज़म से या प्रोग्रेसिविज़म से। तो
तो ये बहुत ही अच्छा और वैलिड पॉइंट था। अब हम आते हैं अपनी जनरल फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर। हर फ़िलासफ़ी से मैं 3-3 4-4 पॉइंट्स पूछूंगा। बाकी आपने कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट 4 to 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको इनके याद होने चाहिए। जनरल फ़िलासफ़ीज़ में आपको सबसे पहली जो चीज़ पता होनी चाहिए, इस 5 चीज़ें पता होनी चाहिए हर फ़िलासफ़ी की, कि इसका फ़ाउंडर कौन है, ठीक है, फाउंडर और ओरिजिन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी सिंपल डेफिनेशन, मैंने हर फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन दी हुई है, इसकी आपने एक डेफिनेशन याद रख लेनी है, ठीक है। नंबर 3, आपके पास कम अज़ कम जो है वो 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट्स आपको फंडामेंटल इसके आने चाहिए। जो जनरल फ़िलासफ़ीज़ में हैं इनमें आपको 3 चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए, अगर 5 नहीं तो नॉलेज कहाँ से आता है, वैल्यूज़ कैसी हैं, और रियलिटी का किस तरह की रियलिटी पे ये बिलीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पे टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड इस फ़िलासफ़ी में कौन सा यूज़ होता है, चूँकि हमारा जब इंटरव्यू होना है तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखा जाता है। और ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां और आखिरी चीज़ जो हमने याद रखनी हर फ़िलासफ़ी में, वो ये है कि जो टीचर का रोल है और स्टूडेंट का रोल है इस फ़िलासफ़ी में, वो क्या क्या होता है। तो बहुत सिंपल से आप अपने माइंड में स्केच बना सकते हैं, पेपर के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। आइडियलिज़म जो है वो किसने दी थी फ़िलासफ़ी? जी प्लेटो ने सर दी। जी, आइडियलिज़म का ओरिजिन क्या है? ग्रीक हाँ जी, आइडियलिज़म का की डेफिनेशन कोई बता सकता है? philosophy that believes on ideas, कौसर इजाज़ बता रही हैं। जी जी, कौसर इजाज़ बता रही हैं, जी फरमाइए। the philosophy that believed on ideas. Yes, that believes on ideas are philosophy that say ideas are only true reality, या philosophy that focus on ideas and say that ideas are spiritualism is true reality। तो थोड़ा सा इसमें आपने ये भी बताना है, रियलिटी को साथ में बताना है। फोकस ऑन आइडियाज़ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जवाब पूरा नहीं होता इससे। तो ट्रू रियलिटी वो जो है इसको साथ लाजमी आपने ऐड करना है। तो फ़िलासफ़ी बिलीव्स दैट आइडियाज़ आर ओनली ट्रू रियलिटी, बस ये इनफ है इसका जवाब, इसकी डेफिनेशन। अब आगे इसके आपको जो है वो 2-3 पॉइंट्स आपने इसके शामिल कर लेने। कोई बता सकता है इसके 2-3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कम अज़ कम? जी यस सर, इसमें यह है कि इसमें सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है, ये मोनिमिज्म थ्योरी भी है। इसके अलावा नॉलेज इसमें वही बेस्ट होता है जो हमारे माइंड, आइडियाज, स्पिरिट, थॉट्स वगैरह से आता है, वही रियलिटी है इनके नज़दीक। इसके अलावा इनके नज़दीक फिक्स वैल्यूज़ होती हैं इनके नज़दीक। इसके अलावा आइडियलिज्म में वही रियलिटी है जो हम सोच रहे होते हैं, और ये साइको सेंटर्ड भी है। इसमें रिलीजियस नॉलेज पर जोर दिया जाता है। ये थ्योरी वैसे भी रिलीजियस फिलोसफी भी कहलाती है। What is another name for idealism? इसके अलावा इसमें सर्च फॉर ट्रूथ, सर इसका अदर नेम मॉरल या रिलीजियस फिलोसफी भी है। स्पिरिचुअलिज्म इज इट्स अनदर नेम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड आर यूज्ड इन आइडियलिज्म, या व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड आर प्रेफर्ड इन आइडियलिज्म? लेक्चर मेथड, वन बाय वन, डायलेक्टिक मेथड, क्वेश्चन आंसर, डायलेक्टिक जी, लेक्चर, डायलेक्टिक और डिस्कशन मेथड भी है, डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर, डायलॉग, क्वेश्चन आंसर। अच्छा, जो आइडियलिज्म है इसने एक टीचिंग मेथड भी स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया था, उस मेथड का नाम कोई बता सकते हैं? स्टोरी टेलिंग। ये किसने दिया था? स्टोरी मैंने नहीं सर, आपकी वॉइस मेरी आवाज कट रही है फिर। डायलेक्टिक मेथड, टेलिंग मेथड सोक्रेटिस ने दिया। स्टोरी टेलिंग मेथड किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? सर सोक्रेट, प्लेटो ने। जी, मेरा सवाल ये था कि आइडियलिज्म ने, आइडियलिस्ट यानी प्लेटो ने एक टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था जी, वो कौन सा है? या आइडियलिस्ट? सर की वॉइस आ रही है किसी को? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, जी सर आ रही है। सर क्लियर है आवाज? ब्रेक हो रही है। आवाज क्लियर है? बाकी किसी को आवाज क्लियर है?
अच्छा चलें, ये उनकी तरफ शायद नेटवर्क सर आवाज़ जी सर आपकी क्लियर है। ब्रेक हो रही है। अच्छा, जिनको ब्रेक हो रही है वो शायद उनकी तरफ नेटवर्क का इशू है। अच्छा चलें, अगला सवाल मेरा है, अगली फ़िलासफ़ी पे हम जंप करते हैं। वो है सॉरी, इस फ़िलासफ़ी से पहले दो और सर इम्पोर्टेंट इसका आंसर सर बता दें। वो जब भी जो कोई सर वो था आप ना प्लेटो क्वेश्चन का मेथड का बता रहे थे, वो कौन सा है? हाँ, मेरा सवाल ये था कि आइडियलिज़म ने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि बहुत वेल नोन है। सवाल ये था, इसका जवाब शायद आपकी तरफ से नहीं आया। जी सर क्वेश्चन आंसर मेथड, वो सर लेक्चर मेथड आया। डायलेक्टिक मेथड था सर डायलेक्टिक मेथड। यस, लेक्चर मेथड है जो है सर ये। सोक्रेट्स का जी लेक्चर मेथड है ये जिस पे सबसे ज़्यादा आइडियलिस्ट फोकस करते हैं ना, वो लेक्चर मेथड है। क्वेश्चन आंसर मेथड भी है, डिस्कशन मेथड भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो लेक्चर मेथड को किया जाता है। और ये आइडियलिस्ट सर की मैं अप्रोच। जी जी सर लेक्चर मेथड की बिहाफ पे बाकी मेथड्स को ऐड किया गया है, जैसे डिस्कशन है, डायलेक्टिक मेथड है, अदरवाइज प्रोमिनेंट सिर्फ लेक्चर मेथड ही है इसका। हाँ जी हाँ जी, वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि इसका ये इंट्रोड्यूस भी इन्होंने कराया था। और अगर एक ही मेथड आपसे पूछा जाए तो आप लेक्चर मेथड इसका बताएंगे। आइडियलिज़म की मैं बात कर रहा हूँ। जी क्लियर। नेक्स्ट है कि प्लेटो ने जो किताब लिखी थी, इस किताब का नाम क्या है? रिपब्लिक सर। अच्छा, थ्योरी ऑफ केव ये किसने दी थी? 370 पब्लिक। जी तो ये प्लेटो ने ही दी थी। क्वेश्चन क्या आपका? थ्योरी ऑफ केव किसने प्रेजेंट की थी? सर ये सोक्रेट्स ने दी थी मेरे ख्याल से। जी कोई और? सर क्वेश्चन रिपीट करें। हु प्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ केव? थ्योरी ऑफ फॉर्म का भी कॉन्सेप्ट था जिसमें प्लेटो। जी किसी को पता है व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ केव? मैंने पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई हुई है आपको, बल्कि नहीं पढ़ाई अभी शायद। चले मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ केव। सर पढ़ाई थी, याद नहीं है। अच्छा पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई, वो भी कहेंगे कि पढ़ाई थी। चले मैं दोबारा बता देता हूँ, शायद आपने ना पढ़ी हो, शायद ना पढ़ी हो आपने। चले मैं बता देता हूँ, ये वैसे आगे शायद हमने कहीं पढ़नी थी। चले मैं बता देता हूँ इसका बेसिक थीम। मैं यहाँ पे चले सवाल मैंने किया है, तो ये न्यू स्लाइड स्क्रीन शो हो रही है। यस अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट था ना बेसिकली थ्योरी ऑफ केव का, तो आइडियलिज़म का या जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट था, तो प्लेटो ने ये कहा कि दो तरह की वर्ल्ड है, यानी यूँ समझ लें कि एक केव है, एक गार है, उसमें रह रहे हैं। प्लेटो ने कहा कि एलेगोरी, उसने एक वर्ड उसने कहा कि सॉरी वो यूज़ किया कॉन्सेप्ट, उसने कहा कि दो तरह की लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है एक केव के अंदर, कि एक इंडिविजुअल या कुछ लोग हमारे वो केव के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इस केव की ना बैक साइड के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे एक लैंप सा है, आग जल रही है, रोशनी है, जैसे ये आपको इस इमेज में भी दिखाया जा रहा है कि ये इस दुनिया में हम बस रहे हैं, ठीक है। और हम जो चीज़ें देख रहे हैं ना अपनी इर्द गिर्द में दुनिया में, ये असल ऑब्जेक्ट है नहीं, ये असल चीज़ें ये है ही नहीं, ठीक है। जो रियलिटी हम देख रहे हैं ये रियलिटी ट्रू या रियल नहीं है। रियल रियलिटी वो कहते हैं कि कहीं और एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कर रही है। वो कहते हैं कि ये जो हमारी आँख जिस चीज़ को देख रही है ना, ये तो सिर्फ इसका अक्स है, इसका सिर्फ साया है, असल चीज़ तो कहीं और एग्जिस्ट कर रही है। ये थ्योरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट था। मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ इस थ्योरी की। The allegory of cave or Plato's cave is an allegory presented by the Greek philosopher Plato in his book Republic to compare the effect of education and the lack of it on our nature.
It is written as a dialogue between Plato's brother Glaucon and his mentor Socrates, narrated by later, क्योंकि बाद में जो सोक्रेटिस हैं इसने नरेट की थी. Allegory begins with prisoners who lived, ये आपने इस इमेज को देखते रहना है, who lived their entire lives chained inside a cave. Behind the prisoner is a fire, and between the fire and the prisoners are people carrying out puppets or other objects. These cast shadows on the opposite wall. The prisoners watch these shadows, believing this to be true reality, as they are now nothing else. Plato posits that one prisoner could become free. He finally sees the fire and realizes the shadows are fake. This prisoner could escape from the cave and discover there is a whole new world outside they were previously unaware of. यहाँ तक आप इसको समझें. मैंने रीडिंग की है. तो प्लेटो का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये असल ज़िंदगी है नहीं, जो चीज़ें हम देख रही हैं ये असल है नहीं. कोई एक इंडिविजुअल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आता है, वो देखता है कि ये जो मैं जो देख रहा था वो तो साया था, अक्स था. तो ट्रू रियलिटी तो कहीं और एग्जिस्ट कर रही है. ये इसका कॉन्सेप्ट था थ्योरी ऑफ केव का. यानी सिंपल वर्ड्स में जो चीज़ें हमारे सामने हैं ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ रियलिटी का शेडो है, अक्स हैं. असल रियलिटी जो है उस तक हम में से कोई पहुंच ही नहीं पाता. अगर हम में से कोई पहुंचने की कोशिश करता है तो वो जैसे ही दूसरी साइड पे जाता है तो असल रियलिटी को जैसे ही देखते हैं तो वो तो अंधेरे में उसने ज़िंदगी गुजारी होती है. वो रोशनी में जाता है तो उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं, आंखें उसकी ख़राब हो जाती. जब वो वापस आता है तो बाकी लोग उसे ये अपनी गार वाले कहते हैं कि ये देखें ये बाहर निकलने की इसने कोशिश की है तो ये अंधा हो गया. तो ये उसका कॉन्सेप्ट था. मकसद बात करने का ये है कि हम अब इस जो ड्रीम वर्ड है इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते और एक्चुअल वर्ड को सर्च आउट करने की कोशिश नहीं करते इस डर से कि बाकी सब क्या कहेंगे. तो ये थ्योरी ऑफ केव थी. क्लियर हुआ सबको? जी सर क्लियर है सर. जो इसने रिपब्लिक में लिखा था कि दुनिया दो तरह की है, ये इसी से रिलेट किया था इसने. मैं बताता हूँ उसके बारे में मैं बताता हूँ. अभी मैं उधर ही सवाल करने लगा था, एक सेकंड मैं इसको स्लाइड्स दोबारा उधर ले आऊँ. अब यहाँ पे जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में दो बातें उसने की हैं. एक तो उसने दिया है कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, आइडियलिज़म का. अच्छा, दूसरा उसने बात की थी यूटोपियन सोसाइटी की, आइडियल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसने प्रेजेंट किया था. अब यहाँ पे जो दो तरह की वर्ल्ड की बात है, एक है मेंटल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, और दूसरी है जो उसने वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस की बात की है. तो ये थ्योरी ऑफ केव से रिलेटेड नहीं है, ये अलग. उसने इसको डुअलिटी ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, डुअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये भी उसका है कॉन्सेप्ट प्लेटो का. उसने कहा प्लेटो ने कि दो तरह की वर्ल्ड है, एक जो मेंटल स्पिरिचुअल है वो बहुत अच्छी है, परफेक्ट है, और एक ये जो अपीयरेंस की वर्ल्ड है जिसको हम सेंसेस से देखते हैं, ये वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है. ठीक है, ये इसमें रियलिटी नहीं है, ये चेंजिंग है, तब्दील हो रही है, तग़य्युर पज़ीर है, तो ये इम्परफेक्ट है, डिसऑर्डरली है. तो ये थ्योरी ऑफ केव से नहीं है, अलग बॉडी ऑफ डुअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी का कॉन्सेप्ट है. तो ये इम्पोर्टेंट था. इसके रिएक्शन में एक मुस्लिम स्कॉलर ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम कोई बता सकता है? सर इब्न रुश्द पॉलिटिक्स. यस सर, इब्न रुश्द ने लिखी थी पॉलिटिक्स. यस, पॉलिटिक्स लिखी थी. रियलिज्म किसने दी है? अरिस्टोटल. चले, मैं इसके फंडामेंटल पॉइंट्स आपसे नहीं पूछ रहा, वो तो आपने ऑब्वियसली तैयार किए होंगे. मैं इसके कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो है ना सिर्फ वही अब पूछूंगा इन फ़िलासफ़ी से रिलेटेड. जी अच्छा, रियलिज़म और आइडियलिज़म में दो डिफरेंस अगर आपसे पूछे जाएँ तो कौन बताएगा? सर जो आइडियलिज्म है ये वैल्यूज पे ज़्यादा फोकस करती है, और जो रियलिज्म है ये उस पे मैटर को ज़्यादा फोकस करती है. नहीं, आइडियलिज्म वैल्यूज़ को करते हैं या कुछ और को फोकस ज़्यादा करते हैं? जी सर उनमें फिक्स वैल्यूज होते हैं और रिलीजियस नॉलेज वगैरह माइंड और प्राइम फोकस. यस, आइडियाज़ और मैटर, ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा सर दूसरा पॉइंट ये है कि आइडियलिस्टिक कहते थे कि वैल्यूज आर एब्सोल्यूट, फिक्स हैं, और वो कहते हैं तो रियलिज्म नहीं. जी वो क्या कहते हैं कि चेंजेबल हैं. अच्छा, तीसरा पॉइंट बता दें नॉलेज के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी.
So spiritual knowledge ultimate. Sir, realism कहते हैं all knowledge is derived from आइडियलिज्म जो है वो experience, और idealism कहते हैं God is all the source of knowledge. ये difference है. ये 3 पॉइंट्स Sir, याद सर रख आइडियलिज्म जो लीजिएगा। है God is जी जी एक बात करें जी। और सर जो आइडियलिज्म है वो कहते हैं गॉड इज ऑल द सोर्स ऑफ नॉलेज, और जो रियलिज्म है वो कहते हैं ऑल नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। इसके साथ कुछ और भी एक्सपीरियंस के साथ सेंसरी एक्सपीरियंस है। पहली बात तो ये कि ये सेंस वर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, ये सेंसरी एक्सपीरियंस है, ठीक है, या एम्पिरिकल आप कह सकते हैं। और दूसरा भी कुछ मेथड उन्होंने बताया था जी, साइंटिफिक मेथड नॉट इंडक्टिव। यस, साइंटिफिक मेथड भी इनकी इन्वेंशन है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। चलें जी। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म में डिफरेंस, तो क्या जवाब होगा आपका? प्रैग्मेटिज्म सर जनरल फिलॉसफी है और प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशनल फिलॉसफी है, और इनके जो फाउंडर हैं वो भी डिफरेंट हैं। और इसके अलावा सर इसकी जो प्रोग्रेसिज्म की जो डेरिवेशन है वो प्रैग्मेटिज्म से की गई है। ये प्रैग्मेटिज्म को मैंने बताए थे, आपको याद हो अगर तो। और प्रैग्मेटिज्म सोशल प्रोसेस है और प्रोग्रेसिव स्कूल प्रोसेस है। सर ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये एक्शन एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन से इसके मेन पॉइंट्स हैं। एक्शन एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटेशन एथनोग्राफी प्रैक्टिस पर ये बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और वो किस पे करते हैं? वो भी तो इसी के ऊपर प्रैग्मेटिज्म करते डेली हैं। लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी पैदा करते हैं। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रैग्मेटिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म? सर वो सोशल डेमोक्रेटिक है, ये स्कूल डेमोक्रेटिक सिस्टम है इनका। यस बिल्कुल। जनरल फिलॉसफी है प्रैग्मेटिज्म, और जी जी प्रैग्मेटिज्म बेसिक है और प्रोग्रेसिविज्म इससे ड्राइव फिलॉसफी है। और ये एक बेसिक है, और इसमें जो है वो इसका स्लोगन प्रैग्मेटिज्म का चेंज इज एसेंस ऑफ चेंजिंग रियलिटी, और उसमें जो है प्रोग्रेसिविज्म में डेमोक्रेसी पे भी जो है वो फोकस किया जाता है। डेमोक्रेसी, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ये रिलेटेड चीज़ें हैं, दोनों की सेम है। डिफरेंस मैंने बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है ये जनरल फिलॉसफी है, वो एजुकेशनल है। दूसरा है इसमें हमारा फोकस होता है टू सर्च आउट नॉलेज, वैल्यूज़ एंड रियलिटी, ठीक है। उसमें हमारा फोकस होता है हाउ टू एजुकेट आवर चाइल्ड, हमने अपने बच्चों की लर्निंग कैसे करानी है, वो हमारा फोकस होता है। तीसरा इसमें हम बात करते हैं सोशल डेमोक्रेसी की, सोसाइटी की सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट की। वहाँ पे हम बात करते हैं कि स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर डेमोक्रेसी हो। तो जो प्रैग्मेटिज्म है ये हमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इसके बारे में आइडियाज़ देती है, जबकि जो प्रोग्रेसिविज्म है वो प्रैक्टिकल नॉलेज की अटेनमेंट का तरीक़ाकार हमें सिखाती है, या क्लासरूम के अंदर इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमें सिखाती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हम किस तरह से गेन कर सकते हैं। तो ये 3-4 ये इसके फाउंडर भी उसके फाउंडर भी आप बता सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो कि आपके लिए अच्छा, उसमें स्कूल डेमोक्रेसी है, इसमें सोशल डेमोक्रेसी की बात हुई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इनके। प्रैग्मेटिज्म जो है ये किसके रिएक्शन में दी गई थी? ये सर आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों के रिएक्शन में जी आई है, क्योंकि ये उन दोनों को निगेट करते हैं सर। यस। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सवाल हो कि क्या प्रैग्मेटिज्म आइडियलिज्म और रियलिज्म को एक्सेप्ट कर सकती है, तो क्या जवाब होगा? जी नो सर। जी सर करेंगे। मेरा जवाब है यस। वो एक्सपेरिमेंट से बिलीव करते हैं ना। मेरा जवाब है यस। एक्सपेरिमेंट से बिलीव सर करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स से हम जो है आइडियाज को भी। जी सारा बताएं। जी जवाब इसका यस है, इसके एक्सप्लेन कर रही हैं सारा। जी सर प्रैग्मेटिज्म जो है ना वो आइडियाज और वो
एक्सपीरियंस दोनों को वो मतलब के मानती है जो कि एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से हमारे पास आए हो। तो ये इस लिहाज से दोनों को ये करती होगी, आइडियलिज्म को भी और रियलिज्म को भी। यानी ये कहती है कि आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स रियल हो सकते हैं, हम मानेंगे कब जब हम उनको एक्सपीरियंस करें, वो एक्सपीरियंस करें तो। यस एग्जैक्टली। तो ये इस लिहाज से दोनों को, आइडियाज को भी मान रही है और साथ मैटर या एक्सपेरिमेंट्स को भी मान रही है। एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलासफ़ी मॉडर्न यंगेस्ट फ़िलासफ़ी है। इसकी क्लासरूम में अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो आप इसको कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में, या एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हुए आप जो है वो बच्चे को यूनिवर्स ने अपनी ज़ात के बारे, अपनी यूनिवर्स के बारे कैसे पढ़ाएंगे? या सिंपली हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की क्लासरूम अप्रोचेस क्या हैं? जी, क्लासरूम एप्लीकेशन, सॉरी, चाइल्ड सेंटर फिलॉसफी है ना सर? जी सर इसमें इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है। सर क्लासरूम में इसमें ऐसे फोकस होगा कि जैसे ये इंडिविजुअल पर फोकस करती है तो फिर हर इंडिविजुअल को उसकी नीड्स के लिहाज से अकॉर्डिंग दी जाएगी अटेंशन। इसके अलावा इसमें इंसान अपनी चॉइस के मुताबिक रियलिटी और वैल्यूज़ को भी बनाते हैं। तो क्लासरूम में बच्चों को ये दी जाएगी फ्रीडम कि वो अपने जैसा वो चाहते हैं तो वैसा काम करें। यस, हम बच्चे को उसकी अपनी ज़ात के बारे में, उसकी क्रिएशन के बारे में, उसका सोसाइटी, स्कूल, फैमिली में रोल के बारे में, और उसको अपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि आपकी जो एक्शंस हैं वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपके एक्शंस का नतीजा हो सकते हैं। तो हम इसके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। व्हाट इज़ नेगेटिव एजुकेशन? नेगेटिव एजुकेशन वो होती है कि हम ना किसी भी टॉपिक के कोई भी फिनोमेना होता है ना, लेट्स सपोज हमारे पास झूठ है ना, तो झूठ बोलने के सर जो उसके ड्रॉबैक्स हैं ना वो बता दें कि आप झूठ बोलोगे तो सजा हो जाएगी, झूठ बोलोगे तो आपको सोसाइटी आपसे नफरत करेगी, झूठ बोलोगे तो आपकी ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। इस तरह के जो है ना हम उसको बता देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये बातें सुनकर वो झूठ बोलना ही छोड़ देगा, वो फिर सच बोलेगा। आपके नज़दीक क्या बच्चे की असेसमेंट होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? उसकी तरबियत के लिए होगी तो उसे पता चलेगा राइट और रॉन्ग का, फिर उसकी तरबियत होगी। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन तालीम एंड तरबियत? सर मैं बताऊं इसका? हम ये कह सकते हैं कि जो बुकिश नॉलेज है और जो जी सर तालीम जो है वो एक बुकिश क्लास में एक टीचर है वो आके फर्ज करेंगे चैप्टर पढ़ा रही है कि हमदर्दी, वो कंटिन्यूसली उसने रीडिंग करवाई है, डेट इज अ तालीम जो क्लास है बाउंड्री। तरबियत जो है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से होती है। क्लास असेंबली में एक बच्चा बोल रहा है तो टीचर उसे कह रही है मतलब उसे पॉइंट आउट नहीं किया लेकिन सबको कह रहे हैं आप लोग चुप कर जाएं। तो तरबियत जो होती है वो जो है वो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है जिसमें उसकी इमोशनल ये जो तालीम है वो बुकिश नॉलेज है। तरबियत जो है वो उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है बेसिकली, जो उससे बताती है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, आपने जो है वो डिसीजन कैसे लेना है या आपने बिहेव कैसे करना है। तो से ये तरबियत। एजुकेशन इज प्रोविजन ऑफ नॉलेज एंड तरबिया इज डेवलपिंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, जो पेरिनियलिज्म फिलॉसफी है इसका ड्रॉबैक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या क्या जवाब होगा आपका? एक ही अगर आपसे पूछा जाए फिलॉसफी और सिर्फ देखिए बात सुन लिया करें ना पूरा ये सर डिनाई। मेरा सवाल ये है कि पेरिनियलिज्म का कोई एक ड्रॉबैक आपसे पूछा जाए तो वो बताएं, सिर्फ एक। ये सर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को डिनाई करती है। ठीक है, कोई और ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं है, हर बंदे की अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं। कंजर्वेटिव फिलॉसफी है।
कंजर्वेटिव है, एजुकेशन इसकी सेम नहीं है। कंजर्वेटिव फ्लॉस। अच्छा, मॉडर्न इरा को देखते हुए, आज के दौर के देखते हुए इसका कोई ड्रॉबैक एक कौन सा हो सकता है? वक्त की ज़रूरियात। जदीद टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं करते। यस, ये इसका आज के दौर का ड्रॉबैक है। अच्छा, पेरिनियलिज्म का प्राइम फोकस किस चीज़ के ऊपर था? पहला फोकस इनका द बुकिश नॉलेज, सर इनका ओल्ड बुक्स ओल्ड थिंग्स वगैरह पर था। अच्छा, जो एसेंशियलिज्म फिलॉसफी है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यस, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और बुकिश नॉलेज। अच्छा, जो एसेंशियलिज्म फिलॉसफी है, इसका जो प्राइम फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर होता है? तो सर बेसिक फंडामेंटल, सर बैक टू बेसिक। मैंने सवाल समझा। कल्चर एंड जी, कोर नॉलेज इसके ऊपर होता है, कॉमन कोर या कोर नॉलेज के ऊपर। अच्छा, जो प्रोग्रेसिविज्म फ़िलॉसफी है, अगर हम कंपेयर करें रिकन्स्ट्रक्शनिज़म और प्रोग्रेसिविज़म को, तो आपके नज़दीक कौन सी फ़िलॉसफी हमें चूज़ करनी चाहिए, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म या प्रोग्रेसिविज़म? जी, और क्यों? रिकंस्ट्रक्शनिज्म। क्यों? रिकंस्ट्रक्शनिज्म वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करती है। ये भी करती है, इसने भी तो डिनाई नहीं किया। सर लेकिन सर ये ये जो सर रिकंस्ट्रक्शनिज्म है ना सर, प्रोग्रेसिविज्म की जो रिफाइन जो फॉर्म है ना, उससे जो अपडेटेड फॉर्म है वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। और वो सोसाइटी को सर वो डील करती है, सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करती है, और ऑटोमेटिकली हमारा फोकस भी सोसाइटी की बेटरमेंट है, हमारी एजुकेशन के भी और हमारी सब चीज़ों को, इसलिए फिर सर वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म ज़्यादा जने बेटर है उसके। जी बिल्कुल, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म दोनों चाइल्ड सेंटर्ड हैं। इसका जो फोकस होता है उसका सिर्फ बच्चे के ऊपर होता है, ठीक है, यानी बच्चे की नीड इंटरेस्ट के ऊपर, बच्चे को हमने आगे लेके आए बस, इसका इस चीज़ के ऊपर। जबकि रिकंस्ट्रक्शनिज्म बच्चे को फ्रीडम भी देती है, साथ में सोशल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करते हैं कि भाई ये सोशल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट उसके ऊपर भी इसका फोकस होता है। जी उसके बाद लास्ट हमारी ये फ़िलासफ़ी है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी। रिकंस्ट्रक्शनिज़म का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी में कौन कौन से फ़िलासफ़ीज़ रूटेड हैं, जी कोई एक बंदा मुझे इसका जवाब दे दे। जी, कौन कौन सी और फ़िलासफ़ीज़ इसमें रूटेड हैं और कैसे रूटेड हैं? सर आइडियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। जी, कौसर इजाज का जवाब सुन लेते हैं, कौसर इजाज का जवाब सुन लेते हैं, बाकी खामोश रहें थोड़ा सा प्लीज़। जी कौसर, आपने आइडियलिज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म का कैसे एक्सप्लेन करें? सर आइडियलिज्म ये कहते हैं ना कि जो नॉलेज है वो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से ही आता है। इस्लामिक तो फ़िलासफ़ी इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करती। सर मैं बताऊं फॉर योर काइंड क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑथेंटिक नॉलेज? देखें, इस्लामिक फ़िलासफ़ी अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले नॉलेज को मानती है, लेकिन उसके अलावा प्रॉफिटिक नॉलेज को भी मानती है, स्कॉलर्स के नॉलेज को भी मानती है, साइंटिफिक नॉलेज को भी मानती है। जी, प्रैग्मेटिज्म को भी मानती है। और सर जी ये स्पिरिचुअल जी इनको बताने दें, कोशिश करने दें। स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल अप्रोच सर ये है। स्पिरिचुअल अप्रोच है। हाँ जी, और एग्जिस्टेंशियलिज्म में ये कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, डेथ आइडिया को क्या वाइडली ओपन हार्टेड वो एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, जो आपने आइडियलिज़म की बात की ना कि नॉलेज, तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी का भी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है अल्लाह ताला की ज़ात, आप यूँ कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये स्पिरिचुअल फ़िलासफ़ी, रिलीजियस फ़िलासफ़ी है, मॉरल कैरेक्टर की बात करती, तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी भी मॉरल डेवलपमेंट, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है मॉरल डेवलपमेंट। अच्छा, इसके अलावा आपने एग्जिस्टेंशियलिज़म बताया, तो उसमें जो है वो आपने बताया कि आफ्टर डेथ के कंसेप्ट को चूँकि वो एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए ठीक हो गया। जी, आप कोई और बताएं। जी, और इनके अलावा कोई और फिलोसफीज हैं जो सर जो इस्लामिक फिलॉसफी है बेसिकली वो
इस्लामिक फिलॉसफी सर साइंटिफिक नॉलेज को भी मानती है, ऑब्जर्वेशन को भी मानती है। एक बात करें कुरान जी पाक में सर बात सायरा बताई जी है जी कि गौर फिक्र कीजिए सर। ये रियलिज्म भी इसी में रूटेड है, क्योंकि ये इस्लामिक फिलॉसफी जो है ये साइंटिफिक नॉलेज को, साइंस को मानती है। अगर हम कुरान पाक को स्टडी करें तो अक्सर मतलब आयात में ये चीज़ आती है कि गौर फिक्र करें, और मिसालों से समझाया गया है। इसी तरह बहुत सारे अम्बिया की मिसालें दिए गए हैं कि वो मुख्तलिफ स्किल्स जो हैं वो परफॉर्म करते थे, जैसे खेती बाड़ी हो गया, लोहे का काम हो गया। तो सर ये रियलिज्म से भी रिलेट करती है। अच्छा आप लेकिन और रियलिज्म की और बहुत सी प्रैग्मेटिज्म से चीजें भी हैं जो इससे करती है, नहीं अब मैं रिलेटेड। अगर मैं अपना जवाब दूं आपको इसका, इस्लामिक फ़िलासफ़ी से सारी फ़िलासफ़ीज़ उसमें रूटेड हैं। इस्लामिक फ़िलासफ़ी में हर फ़िलासफ़ी आप किसी को भी उठा के देख लें, कोई ना कोई पॉइंट उसका इससे मिलता जुलता होगा। सर लेकिन पैरेललिज्म नहीं मिलती इससे, वो तो ओल्ड बुक्स के बारे में है। तो ये तो अल्लाह ताला का तो कुरान पाक तो अब पढ़े तो लगता है कि आज के दौर की बातें की हुई है, हमें बताया हुआ है। तो कुरान वो तो मजीद तो पुरानी बुकिश नॉलेज है किताब ना। नहीं लगती, ओल्ड किताब। हाँ, ओल्ड बुक्स की, सिर्फ ओल्ड बुक्स की बात नहीं है। अब एक कंजर्वेटिव फ़िलासफ़ी, कंजर्वेशन से क्या मुराद है कि जो चीज़ें वैल्यूज़ उसमें भी फ़िक्स होती हैं, इसमें भी वैल्यूज़ फ़िक्स हैं, ठीक है। यानी वैल्यूज़ टाइम के साथ चेंज नहीं होती, पेरिनियलिज़म कहता है। इस्लामिक फ़िलासफ़ी भी कहती है कि वैल्यूज़ टाइम के साथ चेंज नहीं होती। अच्छा, हम अपनी हिस्ट्री को फोकस करते हैं। अब कुरान के अंदर आप देखें तो कितनी अम्बिया का ज़िक्र है, आपको ओल्ड नॉलेज नहीं मिलता उसमें। जितनी पुरानी अम्बिया हैं उनके अहवाल बताए गए हैं, तो फोकस किया जाता है कि तुम क्यों नहीं गौर फिक्र करते कि फ़लाँ कौम के साथ ऐसा हुआ, फ़लाँ के साथ ऐसा हुआ। ये कुरान में जो बताया जा रही है महज किस्से कहानियाँ नहीं हैं, ये तो मफ़हूम है कि आपकी तरबियत के लिए बताई जा रही हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब तो कुरान तो इस चीज़ की हमें दावत देता है जी कि आप उसको हिस्ट्री पढ़ें पुरानी। जी जी फरमाइए। सर वो पैरेललिज्म का कह रहे हैं कि इस्लामिक मतलब फिलॉसफी फिलॉसफी दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके हर एस्पेक्ट जो है वो इस्लाम को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें किसी एक जी 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 जायदा आप कुछ बताना चाह रही थी। सर वो कह रहे हैं कि पैरेललिज्म इस्लामिक फिलॉसफी है। पैरेललिज्म तो सबसे ज्यादा इस्लामिक हाँ जी फिलॉसफी है, क्योंकि बिल्कुल। एजुकेशन का जो तालब कोई फौकियत हासिल नहीं है, सबके एक ही एजुकेशन है, हर चीज एक है। हाँ जी। अच्छा, इसी तरह प्रैग्मेटिज्म प्रोग्रेसिविज्म की तो बात ही हो गई कि वो तो दोनों इस्लामिक फिलॉसफी। किसी को आवाज़ पहुंच रही है मेरी? किम्स आपका मसला है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो है ना, ये इनमें सब फ़िलासफ़ीज़ में रूटेड है। मैं बता देता हूँ। रियलिज़म आप की हेलो आप रीजॉइन कर लें प्लीज़। अच्छा, इस्लामिक फ़िलासफ़ी में बाकी सारी फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो रूटेड हैं इसी में से। रियलिज़म की बात करें आप, आइडियलिज़म की बात हो गई है, प्रोग्रेसिविज़म और प्रैग्मेटिज़म की हमने बात की कि ये भी इसमें से डिराइव की गई हैं, ठीक है। इस्लामिक फ़िलासफ़ी एक प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी है। ये जितना भी नॉलेज है। वॉइस आ रही है? आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है, इनका इशू है। अच्छा, ये किन्जा का शायद इशू है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें पेरिनियलिज़म की, एसेंशियलिज़म है, तो एसेंशियलिज़म भी हमें हमारी जो इस्लामिक कल्चर और तहज़ीब है, ट्रेडिशन है, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आप इस्लामिक जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करें। इवन लिबास पहनने, खाना खाने, हमारे जो त्यौहार हैं, हमारे जो फंक्शंस होते हैं, वो सारे इस्लामिक फ़िलासफ़ी कहती है कि भाई आपने शादी ऐसे करनी है, निकाह आपने ऐसे करना है, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये आपके नॉर्म्स हैं, इनके मुताबिक आपने गुजारनी। इसी तरह अगर हम नेचुरलिज़म की बात करें तो हमारी जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि हम अपने बच्चे को फ्री हैंड दें, ठीक है। बच्चे को हम वो ना करें कि मुक़य्यद ना करें। 7 साल तक इस्लामिक फ़िलासफ़ी कहती है बच्चे को आप छेड़ी नहीं, वो जो मर्ज़ी करता रहे, ठीक है। तो उसके बाद आप उस बच्चे को आप ले आएँ। यानी हमारी जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है, अब इसमें देखें सेंसेस की बात हो रही है, तो सेंसेस हमारे
उसमें सेंसरी ऑब्जर्वेशन। तो हमारा इस्लामिक जो फ़िलासफ़ी है वो इस चीज़ की भी दावत देता है कि आप अपने सेंसेस के थ्रू जो है वो देखें, सुने, समझें, गौर करें, फ़िक्र करें। आप क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं समझते? तो हर फ़िलासफ़ी जो है वो मेरे हिसाब से इस्लामिक फ़िलासफ़ी के अंदर रूटेड है। लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन, सर एक जी थोड़ी सी जी बातें पूछनी है। जी 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 सर हम जैसे ये आप कह रहे हैं कि 7 साल तक बच्चे पे सख्ती ना करें, तो ये नेगेटिव एजुकेशन में भी तो आ सकती है। हाँ जी, वही है ना कि बच्चे को फ्री हैंड दें। बच्चे को जो हम फ्री हैंड देते हैं कि भाई आपने कुछ बच्चे को हम 7 साल तक उसको तालीम किसी भी तरह की आपने नहीं देनी। 7 साल के बाद आपने उसको नमाज का कहना है, ठीक है। आपने उसको 10 साल तक फिर खाली ज़ुबानी कलामी इशारे से, 10 साल में अगर वो नहीं पढ़ता फिर आपने उसकी चित्रोल करनी है थोड़ी सी। तो बात करने का मकसद ये है। पॉइंट क्लियर करें जी सर, आपने कहा कि इस्लामी फिलॉसफी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि नॉलेज सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से आता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो कहा सर जो अंबिया जी जी सर अंबिया कराम सर अहादीस से जहाँ हम की ज़िंदगी से सीखते हैं, तो वो भी तो अल्लाह पाक की तरफ से ही होती थी ना, हदायत वही हम तक पहुँचती थी। देखें बात ये एक है था नॉलेज में रिटर्न फॉर्म में मिल रहा था, एक नॉलेज है जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है कुरान की शक्ल में। मैंने ये नहीं कहा कि इस्लामिक फ़िलासफ़ीज़ को नहीं मानती। मेरा जवाब ये था कि नो डाउट ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी नॉलेज के सोर्स हैं। आइडियलिज़म कहती है कि इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं। अब अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया पे जो वही उतारा करते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए, कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील की शक्ल में। अब एक तो ये बुक्स हैं, इसके अलावा जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ ऐसी जो फ़रामीन हैं अल्लाह ताला की तरफ से वो नाजिल हुए, वो कुरान मजीद में शामिल नहीं हैं, वो अहादीस मुबारक हैं। उसको उनको कहा जाता है हदीस कुदसी, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं। अच्छा, इनके अलावा जो हमारे नबी तो सर करीम आए तो वो भी तो अल्लाह पाक की तरफ से है ना, सुने ना, सोर्स पूरा जवाब तो सुन सोर्स लें। तो वही था ना, जवाब पूरा हो गया मेरा। अच्छा, अब जो हदीस मुबारक अल्लाह के अहकाम एक तो आए डायरेक्ट। अब जो आप वसल्लम की लाखों की तादाद में हदीस मुबारक हैं, ठीक है, अब वो भी डायरेक्ट सोर्स हो गया अल्लाह की। अब जो हदीस मुबारक आप वसल्लम ने बयान फरमाई या आपने प्रैक्टिकली कोई चीज़ करके दिखाई, अब ये जो नॉलेज हमारे पास आता है, अब आपको कुरान में कहीं नहीं मिलेगा कि नमाज आपने कैसे पढ़नी है, ठीक है, रोज़ा कब रखना है, कब आपने इफ्तार करना है, ठीक है, और इसके अलावा आपने जो है जिहाद जो है वो कैसे करना है, हज आपने कैसे करना है, आपको ना हदीस कुदसी में शायद मिले, ना ही कुरान मजीद में मिले। कहाँ से आया? हमें अम्बिया से मिला ये नॉलेज, ठीक है। अब आपको मुसलमान कैसे होता है, हमें तो कुरान में नहीं मिलेगी शायद ये बात कि भाई आप ये चीज़ कहेंगे तो आप मुसलमान होंगे, आप इस चीज़ के ऊपर ईमान लाएंगे। ईमान मुफस्सल क्या है, ईमान मुजम्मल क्या है, तो वो तो हमें कहाँ से मिला है? हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। अच्छा, ये हो गया प्रॉफिटिक नॉलेज। अब इसके बाद देखें काफ़ी सारी ऐसा नॉलेज है जो अम्बिया के बाद, जैसे हमारे यहाँ देखें खुलफाए राशिदीन से हमें मिलता है। अच्छा, उनकी ज़िंदगियों से भी अगर किसी भी पॉइंट की हमें समझ नहीं आती, तो फिर आप देखें हमारे इमाम हैं, उन्होंने हमें डिराइव करके दी हुई हैं चीज़ें। अब बात करने का मकसद ये है कि जो आइडियलिज़म है वो कहते हैं कि सिर्फ़ यही सोर्स ऑफ नॉलेज है। इस्लामिक फ़िलासफ़ी में पहला सोर्स सबसे अथेंटिक सोर्स, सबसे प्राइम सोर्स वो कुरान मजीद है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ। लेकिन इसके बाद इस्लामिक फ़िलासफ़ी इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखती है कि प्रॉफिटिक नॉलेज क्या है। इमाम गज़ाली ने 4 कैटेगरीज़ बनाई थी नॉलेज की, ठीक है, अल्लाह ताला का नॉलेज, प्रॉफिट का नॉलेज, स्कॉलर का नॉलेज और रेटर का नॉलेज। ये हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज है इमाम गज़ाली के नज़दीक। 4 सोर्सेज हम पढ़ेंगे आगे जाके। अब इसमें जो रेटर का है, स्कॉलर्स का है, या कैलिफ्स का है, या प्रॉफिट्स का है, ये उस नॉलेज के बाद की बात है। अब ये जो सारा नॉलेज है ये डायरेक्ट सोर्स तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी कि नमाज हम कहाँ से पढ़ते हैं, हमने कहाँ से सीखी हैं ये चीज़ें। तो शादी कैसे, निकाह कैसे करना, हमें तो कुरान में नहीं मिलेगी ये बात, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, हदीस मुबारक से हमें ये चीज़ें मिलेंगी। तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी का सबसे अथेंटिक सोर्स कुरान है, लेकिन उसके अलावा भी सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। जी तो सर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साइंस के ऊपर भी इंसान को सोचने पे, तदब्बर करने में वाला तदब्बर, तो इसी पे भी जो
किया है कि इंसान सोचे और सोचे, वो बिल्कुल। गौर करे, फिक्र करे, इसको भी साइंस को भी प्रेफर किया है। हाँ बिल्कुल, उसमें तो वाज़े दावत दी है अल्लाह ताला ने कि गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ मैंने रखी हैं। तो दिन और रात में दो समंदरों का भी ज़िक्र है। तो वो आप अल्लाह ताला साथ दावत भी देते हैं कि गौर व फिक्र करने वाले जो गौर व फिक्र करेंगे उनके लिए बड़ी निशानी है। अब ये जो सोर्स आएगा तो ऑब्वियसली ये साइंटिफिक सोर्स होगा, लेकिन इसको इस्लाम एक्सेप्ट करता है। तो ये जवाब था मेरा। जी क्लियर हुआ अब आपको? जी सर, इसका मतलब है इस्लामिक फिलॉसफी इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लॉ।